अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, क्या हाल है आप लोगों को? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज इतवार का दिन है और मैं अभी इस वक्त सुबह की फजर की नमाज़ पढ़ के अपने मोहल्ले के करीबी पार्क में मौजूद हूँ और मैंने यहाँ पे वॉक वगैरह जो है वो कर ली है। उसके सिलसिले में आता हूँ यहाँ पे। तो काफ़ी दिनों से यार मैं ये वीडियो बनाने के लिए सोच रहा था और जैसा कि आप लोगों को मालूम हुआ कि तकरीबन 2 हफ्ते से मैं कोई वीडियो मैंने नहीं बनाई, व्लॉग मैंने नहीं बनाया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि स्पीड जो है वीडियो की वो बढ़ा लीजिएगा, तो उससे अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, बेटर एक्सपीरियंस रहेगा आप लोगों के लिए। जैसा कि वीडियो को टाइटल से आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि मैं किस टॉपिक के ऊपर आज बात करने लगा हूँ। तो बात शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं बात की तमीद बांधता हूँ। हर चमकती चीज़ जो है वो सोना नहीं होती। आप लोगों ने सुना होगा स्कूलों में, बचपन में, किताबों में अपनी, कि हर चमकती हुई चीज़ जो है वो सोना नहीं है। दूसरा मैं ये बात करना चाहूँगा कि लोग जो हैं, अक्सर आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि अल्लाह ताला जो है वो जेल से, अस्पताल से जो है आप लोगों को महफूज रखे और आप लोगों को इनका कभी मुंह ना देखना पड़े, जेल का और अस्पताल का। साथ ही साथ मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि कभी भी इंसान को जो है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर का भी मुँह नहीं देखना पड़े। तो रिहेबिलिटेशन सेंटर क्या होता है, क्या नहीं होता, कुछ लोगों को पता होगा इसके बारे में, कुछ लोगों को नहीं होगा। 2020 से पहले तक जो है मैं भी इससे लाइल था कि रिहेबिलिटेशन सेंटर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसकी क्या सरगर्मियाँ हैं। तो रिहेबिलिटेशन सेंटर के हवाले से मैं आपको थोड़े से आज होशरबा इंकिशाफात आपके साथ करना चाहता हूँ, जिसका मैंने एक्सपीरियंस किया है। बात शुरू करते हैं 2020 से। तो दोस्तों, 2020 से पहले का मैं आपको अपने बारे में बताता चलूँ कि मैं एक जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। सारी चीज़ें जो है वो सुकून से चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन उसमें हुआ ये कि फिर 2020 से पहले मैं तकरीबन 8 से 9 साल जो है मैं ड्रग अब्यूज़ कर रहा था, चर्च वगैरह पी रहा था। उससे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 2020 में अचानक मेरी तबीयत जो है वो ख़राब हुई, थोड़े से मामला चेंज हुए और काफ़ी सारी चीज़ें हुई। तो खैर वो मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक जो है मैं उस पर ही रहूँगा और उस पर मैं आता हूँ। तो 2020 में मेरे घर वालों ने जो है मेरा क्राइसिस इंटरवेंशन करवाया और मुझे जो है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर की टीम जो है वो आके घर से उठा के ले गई और मेरा जो है वो नाम नेहाद इलाज जो है मंशियात से छुटकारे का वो शुरू हो गया। उसमें फिर हुआ ये कि भाई 2020 में मेरा इलाज शुरू हो गया, मुझे जो है वो अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। अच्छा, अब मैं इसका थोड़ा सा हवाला दे दूं कि दुनिया में बहुत सारी बीमारियां हैं, इसी तरह जो है वो नशे की बीमारी जो है, नशे का मर्ज जो है वो भी फैलता हुआ मर्ज है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में तकरीबन लोग जो है वो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। उसी हवाले से जो है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम है जो उन मरीजों का जो है वो इलाज करते हैं और उनको जो है वो रिहेबिलिटेट करते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी में वापस लाते हैं। तो इसी सोच से जो है वो मेरे घर वालों ने मुझे वहाँ एडमिट करवाया, दाखिल करवाया और यूँ मेरा ट्रीटमेंट जो है वो शुरू हो गया। नशे के हवाले से मैं और बात आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो है इसको कंसिडर करते हैं कि ये एक बीमारी है और ये एक जहनी बीमारी होती है। इसमें केमिकल इम्बैलेंस हो जाते हैं, इंसान का मेटाबॉलिक एरर हो जाता है, उसको जो है वो नशे में मज़ा नहीं आने लगता, उसके 4 फैक्टर मुतासर हो जाते हैं कि जो है वो बायोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल मामला जो हैं उसके वो डैमेज होने लगते हैं। तो उसको जो है वो इलाज की ज़रूरत जो है वो आन पड़ती है। और जैसा कि मैंने रिहेबिलिटेशन सेंटर में सीखा कि एडिक्शन की डिजीज़ जो है वो एक फैमिली डिजीज़ होती है, उसमें जो है मरीज़ के अलावा पूरी फैमिली सफ़र कर रही होती है। तो एक बात तो ये हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके नुकसानात जो होते हैं ओवरऑल आपकी ज़िंदगी पे इफेक्ट होते हैं। तो इसी सिलसिले में जो है मेरे घर वालों ने मेरा ट्रीटमेंट करवाना बेहतर समझा और मुझे जो है वो दाखिल करा दिया। फिर भाई कहानी यूँ शुरू होती है कि मैं 4 साल तक जो है वो इलाज में जो है वो जुड़ा हुआ हूँ और आज तकरीबन 2024 हो गया है और मैं इसी सर्कल में जो है वो घूम रहा हूँ और इसी चीज़ को मैं फॉलो कर रहा हूँ, उनकी गाइडलाइंस पे अमल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको उसके फ़ायदे बताता हूँ, फिर मैं आता हूँ उसकी डार्क साइड पे जो मेरा उन्वान है, टाइटल है। तो फ़ायदे तो भाई सबसे पहले ये हैं कि जो जिस इदारे की मैं बात कर रहा हूँ, विलिंग वेज की, जिसके सदाकत अली साहब रूह रवां हैं और उनकी काफ़ी वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पर हैं, फेसबुक पर हैं और वो ये क्लेम करते हैं कि 24 साल से, तकरीबन 25 साल से, पता नहीं 30 साल से जो है वो इससे जुड़े हुए, काफ़ी ख़ानदान उन्होंने जो है वो संवार दिए, काफ़ी फैमिलीज़ को उन्होंने सुधार दिया और काफ़ी घरों में उनकी वजह से अमन कायम हो गया और सारी चीज़ें जो है वो ये सब क्लेम करते हैं और अपने आप को ये भी क्लेम करते हैं कि वो जो है वो पायनियर हैं ड्रग एडिक्शन के हवाले से और पाकिस्तान में ड्रग एडिक्शन का इलाज जो है उसके वो पायनियर हैं। उसका वो इलाज उन्होंने पाकिस्तान में शुरू करा, मुतारिफ़ करवाया और उनको काफ़ी पजीराई मिली, वरना लोगों को इससे पहले इल्म ही नहीं था। वो इसको किरदार की ख़राबी समझते थे और वो इसको जो है बंदे की कोई बुरी आदत समझते थे, किरदार की ख़राबी, बुरी आदत, नशा करने को ये समझते थे। अब फिर मैं आपको बताता हूँ कि सिलसिला क्या शुरू हुआ। फ़ायदे बता रहा था मैं आपको। तो फ़ायदे ये हुए कि भाई मैं तकरीबन 100 से 110 दिन में वहाँ एडमिट रहा और वहाँ सुबह शाम क्लासेस होती रहीं। डिजीज़ कॉन्सेप्ट के हवाले से बताया गया, ये बीमारी क्या है, कैसे होती है, क्यों होती है, दिमाग में क्या केमिकल इम्बैलेंस हो जाते हैं और इंसान की ज़िंदगी कैसे मुतासर होने लग जाती है। वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे पढ़ाई, उस पर मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बेहद मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस हवाले से जो है वो गाइड किया, बताया और मैंने उस चीज़ को समझा भी। उसके बाद ये हुआ कि भाई मैंने नशा जो है वो छोड़ दिया और मैं जो है वो सही राह पर जो है वो गामज़न हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे जो है, असल मैं फ़ायदों पे ही रहता हूँ, पहले काफ़ी सारी चीज़ें वो क्लेम करते हैं
कराची में जो इनका इदारा कायम है, इनका लाहौर में है, कराची में है, इस्लामाबाद में है, उसके अलावा मरी में इनका एक सेंटर है और काफ़ी महंगा इलाज जो है ये करते हैं। तो इन्होंने जो है भाई काफ़ी जो है मुझे चीज़ें सिखाई, जो ये खुद भी क्लेम करते हैं कि जो चीज़ें आपको यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती वो चीज़ें ये सिखाते हैं, बताते हैं। तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। सोबर लिविंग के हवाले से काफ़ी चीज़ें बताई गई, एग्जीक्यूटिव स्किल्स क्या होती हैं, टाइम मैनेजमेंट क्या होती है, स्किल मैनेजमेंट क्या होती है और जो है एक आपका रूटीन क्या होता है, वो सारी चीज़ें उनको बताएं। उस पर कोई इनकार नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सारे तो हो गए फ़ायदे और हमारे घर में भी बड़ा अमन सुकून कायम हो गया, सब चीज़ें हो गई, तब अच्छा हो गया। अब फिर क्या होता है कि भाई ट्रीटमेंट के बाद जो है फॉलो प्लान शुरू हो जाता है कि आपको जो है हर पेशेंट टू पेशेंट वो कहते हैं कि वेरी करता है और हर पेशेंट को जो है फॉलो अप करना ज़रूरी है। उसको जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर आना ज़रूरी है, वहाँ आकर वो है जो क्लासेस ले ट्रीटमेंट के बाद, मतलब जब वो डिस्चार्ज हो जाता है, घर चला आता है अपने, उसके बाद उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में आना है। हफ्ते में 3 दिन आना है, किसी को 2 दिन आना है, किसी को 1 दिन आना है, लेकिन उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर आना है, जिसके वो जो है तकरीबन 3000 रुपये चार्ज करते हैं 1 दिन के विजिट के। सिलसिला भाई ये शुरू हुआ कि वो फॉलोअप मेरे जारी रहे, फॉलोअप में करता रहा। हफ्ते में 3 दिन जो है मैं जाता रहा वहाँ पे 2020 के बाद से। इसी तरह जो है वो 2021 गुजर गया। 2021 में फिर ये हुआ कि गलती से मैंने स्मोकिंग कर ली, तो उन्होंने मुझे जो है वो बगैर कुछ किए मुझे दोबारा जो है वो इंडोर कर लिया। अच्छा भाई, 1 हफ्ते तकरीबन 10 दिन मुझे दोबारा इंडोर रखा। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे दोबारा रिलीज़ करा। रिलीज़ करने के बाद जो है वो पाबंदियाँ लग जाती हैं, आपको जो है वो घर से बाहर नहीं निकलना, आपको पैसे नहीं रखने अपने पास, आपको बाइक या कार नहीं चलानी, आप जॉब नहीं कर सकते, आप शादी नहीं कर सकते। तो ये सारी पाबंदियाँ आपको ड्रग्स से बचाने के लिए, मतलब आप नशा ना करें, उसके लिए पाबंदियाँ जो हैं वो लगा दी जाती हैं आपके ऊपर। तो आप सब उनकी इजाज़त से करेंगे, ठीक है भाई। फिर ये सिलसिला चलता रहा, 2021 गुजर गया। 2022 के अंदर फिर मुझे जॉब की इजाज़त मिली। आहिस्ता आहिस्ता मेरे पर से जो है रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई हुई थी उन्होंने, मैं सारी चीज़ों को फॉलो करता गया। जैसा जैसा वो मुझे कहते गए तो मैं करता रहा। 2022 में जो है उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि भैया आप जॉब कर लें, तो मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। जॉब मेरी स्टार्ट हो गई, जॉब में करता रहा। मैंने तकरीबन 7 से 8 महीने वो जॉब की होगी। तो फिर मैंने दोबारा स्मोकिंग शुरू कर दी, तो उन्होंने मुझे जो है वो दोबारा इंडोर कर दिया। मेरे भाई से वो राब्ते में रहते हैं, तो मुझे दोबारा इंडोर कर दिया। उसके बाद तकरीबन मुझे 15 से 20 दिन, 1 हफ्ता उन्होंने दोबारा रखा। फिर मुझे रिलीज़ करा। रिलीज़ करने के बाद भाई दोबारा मैंने जॉब ज्वाइन कर ली अपनी। जॉब ज्वाइन करने के बाद मैंने दोबारा स्मोकिंग कर ली, तो उन्होंने मुझे दोबारा इंडोर कर लिया। और अब की बार उन्होंने मुझे तकरीबन जो है 50 से 52 दिन अपने पास रखा। उसके बाद भाई मुझे दोबारा रिलीज़ करा। फिर सिलसिला शुरू हो जाता है 2023 का। 2023 भी भाई ऐसे ही गुजरता रहा, फॉलोअप चलते रहे। मैं घर पे जो है वो मौजूद रहा अपने, जॉब अलाउ नहीं है, घर से बाहर जाना अलाउ नहीं है, पैसे अलाउ नहीं है और सारी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, पाबंदियां जो हैं वो फॉलो करनी है आपने भाई। तो वो सारी चीज़ें जो है वो शुरू हो गई। और इसी तरह 2023 ख़त्म हो गया, फिर 2024 शुरू हो गया। 2024 के अंदर भी भाई मैंने एक दफ़ा स्मोकिंग कर ली। फिर उन्होंने जो है वो उनका जो चूरन है वो उन्होंने दिया घर वालों को कि देखें ऐसा है वैसा है, साइकोटिक सिम्टम आ जाएंगे, यूँ हो जाएगा वो हो जाएगा, डराना धमकाना। और वो सारी चीज़ें करके उन्होंने भी मुझे 1 हफ्ते के लिए दोबारा जो है वो एडमिट कर लिया अपने पास। और एडमिट करने का बड़ा शानदार तरीका है इन लोगों का कि भाई ये फैमिली से जो है वो कोऑर्डिनेशन में होते हैं और सिंपल ये घर आएंगे, घर से उठाएंगे आपको और अपने साथ जो है वो डाल के ले जाएंगे और फिर आपका जो है वो इलाज जो है जिसको कहते हैं ये वो शुरू हो जाएगा। फिर भाई 2024 में ये मेरे साथ हुआ तकरीबन 6 से 7-8 महीने पहले। उसके बाद फिर दोबारा रिस्ट्रिक्शन लग गई कि भाई आपको जो है वो जॉब अलाउ नहीं है। मेरी लगी बंदी जॉब जो चल रही थी अच्छी खासी, वो ख़त्म करवा दी मेरी। भाई रिकवरी जो है, इलाज जो है वो सबसे पहले, और आप जॉब नहीं कर सकते। ठीक है भाई, घर वाले तो यार अपने प्यारे से प्यार करते हैं, उसकी बेहतरी चाहते हैं। वो समझते हैं कि भाई जो ये कह रहे हैं वो हरूफ आखिर है और इनसे बेहतर कोई जो है वो मसीहा नहीं है। और इन्होंने जो है वो ठेका लिया हुआ है आपका सुधारने का। आपको जॉब मेरी ख़त्म हो गई, दोबारा मुझे एडमिट करा 1 हफ्ते के लिए जब मैंने स्मोकिंग कर ली जॉब के बाद। 2024 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, इसी साल की। सही है, 2024 में दोबारा मैं अल्लाह मियाँ की गाय बन के इनकी चीज़ें फॉलो करने लग गया और जो है वो घर से बाहर नहीं निकलना, जो सारी मैंने आपको पाबंदियाँ बताई हैं वो शुरू हो गई। फिर भाई हुआ कुछ यूँ कि मैंने उनको कहा, अपने डायरेक्टर साहब को जो यहाँ होते हैं नाज़िमाबाद कराची में सदाकत क्लिनिक में, मैंने उनको कहा कि सर मुझे आप चीज़ें अलाउ करें, मैं अब रिकवरी में हूँ, ठीक हूँ, बेहतरी है। तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात करी कि आप जो है मेरी तरफ से आपको सब चीज़ें अलाउ हैं, लेकिन आपकी वालिदा जो है वो आपको किसी भी चीज़ से रोक सकती हैं कि आप घर से बाहर नहीं जाएं, जॉब नहीं करें और सारी चीज़ें जो हैं, मामला जो हैं। तो मेरी वालिदा ने मुझे कहा कि 2 महीने तुम और रुक जाओ और हमारे घर में तकरीबन 2 महीने बाद जो है मेरे भाई की शादी है। तो अम्मी ने कहा कि आप 2 महीने तक रुक जाओ और उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 से जो है वो दोबारा अपनी जॉब स्टार्ट करो, अपना नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाना है तो वो स्टार्ट कर दो और जो भी एक
मसरूफियात होती है ज़िंदगी की, वो आप अपनी जो है नॉर्मल रूटीन आप शुरू कर देना। फिर भाई हुआ कुछ यूँ कि मैंने थोड़ी सी मालूमात इकट्ठी करना शुरू करी रिहैबिलिटेशन सेंटर के हवाले से कि ये किस तरह काम करता है और जो ये चीज़ कहते हैं उस पर ये अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उस हवाले से मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारा जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, वो ये क्लेम करते हैं कि अमेरिका के अंदर एक इंस्टीट्यूट है नायडा के नाम से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग एब्यूज़। अच्छा, मुझे जगह चेंज करनी पड़ रही है बार बार क्योंकि पार्क में थोड़ी सी जो है वो गहमा गहमी है और माइक वगैरह मेरे पास कुछ है नहीं जो आपको सही तरीके से आवाज़ आए। तो भाई फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग एब्यूज़ जो है अमेरिका के अंदर जो है एक इदारा है ड्रग एब्यूज़ के हवाले से, और पूरी दुनिया के रिहैबिलिटेशन सेंटर ये क्लेम करते हैं कि हम उनको फॉलो करते हैं। तो इसी तरह विलिंग वेस्ट का इदारा जो है नाज़िमाबाद में जो कायम है, वो भी ये क्लेम करता है। हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं नदीम इकबाल साहब और साइकोलॉजिस्ट जो हैं यासिर अराफात साहब, वो ये क्लेम करते हैं सब कि हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग एब्यूज़ को फॉलो करते हैं, उनकी सारी गाइडलाइंस पे अमल करते हैं। उनका जो इलाज का तरीक़ाकार उन्होंने बताया है ड्रग एडिक्शन की ट्रीटमेंट में, हम उसको फॉलो करते हैं और उसको फॉलो करते हुए हम इलाज करते हैं। एक बात ये हो गई भाई। अब मैं आता हूँ डार्क साइड पे। जो ये बात कहते हैं कि हम नायडा की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो डार्क साइड क्या है कि नायडा की जो भी गाइडलाइंस हैं उनको ये सिर्फ उस हद तक फॉलो करते हैं जो 3 महीने का प्रोटोकॉल है इंडोर करने का, सिर्फ उस हद तक ये फॉलो करते हैं। 3 महीने की जो इंडोर ट्रीटमेंट है, ये बात जो है नायडा की, उस पर सिर्फ ही अमल करते हैं। उसके अलावा नायडा कहता है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर एक मस्जिद होनी चाहिए, जो भी आपका मज़हब है उसके हवाले से मस्जिद होनी चाहिए, कोई चीज़ होनी चाहिए जहाँ जो है इबादत का सिलसिला कर सके पेशेंट। उसके अलावा जिम होना चाहिए, जिम में जो है वो एक्सरसाइज वगैरह करे, वॉक का एरिया होना चाहिए ताकि वो सारी अपनी सरगर्मियाँ कर सके। लेकिन मैंने रिहैबिलिटेशन सेंटर में अपने ये सब चीज़ें नहीं पाई। एक मशीन रखी हुई थी पुरानी सी टूटी फूटी सी, उसका भी कोई जो है वो इंस्ट्रक्टर नहीं है, ट्रेनर नहीं है, बस वो मशीन रख दी है, बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। उसके ऊपर आप हड्डियाँ तोड़वाओ अपनी, जो करना है आपको करो। इससे मशीन वो काम भी नहीं करती, सिर्फ चेस्ट जो है आप लगा सकते हैं उससे। और वहाँ के माशाल्लाह डॉक्टर साहब जो हैं वो ये फरमाते हैं कि भाई आप जो है वॉक करें। अब इतनी छोटी सी जगह है, ऊपर जो कमरे बने हुए हैं, अब तो माशाल्लाह उन्होंने एक्सपेंड कर लिया है। आप विलिंग वेस्ट जाएंगे नाज़िमाबाद वाले तो आप देखेंगे कि माशाल्लाह 3 मंजिलें उन्होंने बना ली हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सिलसिला इसका अभी तक दोबारा शुरू नहीं हुआ कि मस्जिद बनाई हो या वॉक का एरिया बनाया हो। तो वॉक वगैरह कहते हैं कि वो करो। अब इतना सा एरिया है, 25 से 30 पेशेंट हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि वॉक करो। ठीक है भाई, ये 2 चीज़ें, यानी कि नायडा की एक गाइडलाइन तो यहाँ फ्लॉप हो गई कि नायडा को जो कह रहे हैं फॉलो करो तो वो फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, दूसरा फिर ये मरीज को ये घर से उठाकर लाते हैं, जो क्राइसिस इंटरवेंशन जो होता है, तो मैं उससे एग्री करता हूँ कि क्राइसिस इंटरवेंशन होता है, बिल्कुल होता है। जब मरीज बिल्कुल अपने इलाज का फैसला नहीं ले सकता, मरीज खुद अपने इलाज को तरजीह नहीं दे सकता, जैसे दूसरी बीमारियां होती हैं, बुखार हो जाता है आपको, ब्लड प्रेशर हो जाता है, दिल का मर्ज हो जाता है, तो उसमें भाई मरीज जो है वो भागा भागा जाता है इलाज करवाने। लेकिन नशे का मर्ज जो है ये वाहिद ऐसा मर्ज है जिसमें मरीज को ये रियलाइज नहीं होता कि भाई उसको इलाज की जरूरत है। तो ये चीज़ मैं आपकी मान रहा हूँ। उसके बाद फिर ये होता है, नायडा कहता है कि सिर्फ और सिर्फ आप क्राइसिस इंटरवेंशन उस सूरत में कर सकते हैं कि जब पेशेंट, मरीज, आपका प्यारा किसी को मारने के लिए दौड़ रहा है, कि आप लोगों की जान को खतरा है अगर उससे, तब उसी सूरत में आप उसका क्राइसिस कर सकते हैं। और उसमें भी सबसे पहले आपको उसकी मर्जी को फौकियत देनी है। क्राइसिस करने के बाद भी जब आप उसको घर से उठाकर ले जाते हैं अपने पास, तो आपने उसको जैसे ही वो स्टेबल हो जाए 24 घंटों के अंदर अंदर, तो आप उसको सारी चीज़ें बताएं कि भाई ये ट्रीटमेंट प्लान है हमारा, इसलिए हमने आपको जो है वो इंडोर किया है, इस तरह हम आपका इलाज करेंगे, इतने दिन हम आपको रखेंगे, ये बिहेवियर थेरेपी होगी, और आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। एतमाद में लें, यानी कि मरीज़ को एतमाद में लें, उसको सारी चीज़ें बताएं। लेकिन हमारा जो नंबर 1 इदारा है जो क्लेम करता है कि हम जो है वो बेहतरीन ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं, 5-5, 10-10 लाख रुपए जो है ये लेते हैं मरीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, अमीरों का इलाज कर रही है। और दिमागी बीमारियां जो होती हैं, नशे की बीमारियां जो हैं, ये अमीर गरीब किसी को नहीं देखती, किसी को भी लग सकती हैं। ठीक है, तो अब ये माशाल्लाह हमारे सदाकत साहब जो हैं, ये तकरीबन 25 से 30 साल इस पेशे से मुंसलिक हैं और ये दावा करते हैं कि हम नायडा की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। तो पहली बात तो ये फेल हो गई कि नायडा कहता है कि रिहैब के अंदर जिम होना चाहिए प्रॉपर इंस्ट्रक्टर गाइडर के साथ। दूसरा, मस्जिद होनी चाहिए, जो भी आपका स्कूल ऑफ थॉट है, जो भी आपका रिलीजन है, ताकि मरीज़ वहाँ पे वो चीज़ें प्रैक्टिस कर सके। ये दोनों चीज़ें वहाँ नहीं होती। पहली एक डार्क साइड ये हो गई। दूसरा, मैंने आपको बताया क्राइसिस इंटरवेंशन के हवाले से, क्राइसिस इंटरवेंशन सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब घर वालों को मरीज़ से अपनी जान का खतरा हो, इसी सूरत में आप उसका क्राइसिस करवा सकते हैं। सेकेंडली, रिहैबिलिटेशन सेंटर को चाहिए कि जब फैमिली उससे रब्ता करे तो हद्दुल इम्कान वो कोशिश ये करें कि फैमिली को वो बताएं कि वो घर पर ही मरीज़ को राज़ी करें, उसको बताएं कि यार देखो ये एडिक्शन जो है ये कदम जमा चुकी है अपने, इससे तुम्हारी ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, तुम्हारी चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं, तुम्हारी ज़िंदगी रुक गई है और सारे मामला तुम्हारे ख़राब हो रहे हैं, तो इसलिए हम तुम्हारा इलाज करवाना चाह रहे हैं। और फिर उसको एतमाद में लेकर जो है मरीज़ को इज़्ज़त के साथ आप वहाँ रिहैबिलिटेशन सेंटर में लेके जाओ और वहाँ पर फिर एडमिट करवाओ, उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाओ और इसको 100% ऑन बोर्ड रखो ताकि वो जो है अपने इलाज को सिंसियरिटी से ले और अपना ट्रीटमेंट करवाए।
लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मेरी फैमिली ने जब इनसे रब्ता किया होगा तो उन्होंने उनसे ऐसी कोई बात नहीं की होगी। ये अपना इश्तहार भी जो देते हैं उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिख देते हैं कि मरीज़ को जो है घर से लाने का इंतज़ाम मौजूद है। और जब इनसे रब्ता किया होगा तो इन्होंने सिंपल ये कहा होगा कि भाई वो तो खुद इलाज का फ़ैसला नहीं ले सकता अपने बारे में, तो हम जो है वो क्राइसिस इंटरवेंशन करेंगे और मरीज़ को जो है वो घर से आके उठा लेंगे। अच्छा, फिर हुआ क्या भाई, 2020 में मुझे जो है मेरी वालदा ने बोला कि आप जो है वो नाज़िमाबाद चले आओ, और ऐसे ऐसे जो है वो मेरे बड़े भाई जो है उनकी बाइक ख़राब हो गई है तो आप वहाँ चले आओ। तो वो इरादा क्या था इनका कि मैं वहाँ जाता भाई के पास और ये वहाँ से मुझे जो है वो उठा कर ले जाते। अच्छा, वहाँ बात बन नहीं सकी क्योंकि वहाँ मैं जाता तो एक वो रश वाला इलाका है और वो ऐसा लगता कि पता नहीं कोई अगवा की वारदात हो रही है, किसी बंदे को उठा कर लेके जा रहे हैं, तो वो इनसे बात हुई नहीं और वो इनका काम जो है वो नाकाम हो गया। और उसके अगले दिन जो है इन्होंने मुझे घर से आकर जो है वो उठा लिया। तकरीबन 2-3 बजे का टाइम था, 4 बंदे मेरे घर पे आए और उसमें से उन्होंने मुझे जो है वो कहा कि भाई आप कौन सा ड्रग करते हैं। तो मैं तो हक्का बक्का था कि भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ और क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ। और बिल्कुल एक अनफॉर्चुनेट चीज़ मेरे साथ हुई और मैं उसका क्लेम करता हूँ कि चलो जो भी हुआ अल्लाह की मर्ज़ी, आपने अच्छा किया, मेरा ट्रीटमेंट करवा दिया। और मैं अपने घर वालों का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। लाखों रुपये उन्होंने मेरे ऊपर लगा दिए। तो भाई फिर वो क्राइसिस जो है वो इन्होंने मेरा कर लिया। जैसा कि इन्होंने कहा होगा कि भाई मरीज़ तो खुद इलाज का फ़ैसला नहीं ले सकता और हम इसको जो है वो घर से उठा कर ले जाएंगे। तो फिर ये सिलसिला शुरू हो गया, इलाज शुरू हो गया। मैं कोई किसी को काट खाने को नहीं दौड़ रहा था, मैं किसी को मारने के लिए नहीं दौड़ रहा था और मैं जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। और उसको भी मैं ये कहूँगा कि जैसा कि मुझे डायग्नोज किया है कि मुझे जो है वो एक साइकोटिक सिम्टम है, मेरे दिमाग का मसला थोड़ा सा। लेकिन 2020 में जो मेरी बीमारी कह लूँ मैं इसको या कोई भी चीज़ कह लूँ, वो पीक पे ऐसे पहुँची कि मेरे थॉट्स ख़राब हो गए और सारी चीज़ें, मेरे मामलात ख़राब हो गए। अब वो किसी ने कोई भैंचो काला जादू कर दिया था मेरे पे, कोई सिफली कर दिया था, क्या कर दिया था अल्लाह जाने। तो मेरे थॉट जो है वो ख़राब हो गए थे थोड़े से, जिसकी बिना पर मेरे घर वालों ने फ़ैसला लिया और मुझे जो है वहाँ दाखिल करा दिया। तो पहला पॉइंट मैंने आपको क्राइसिस का बता दिया कि वो किस सूरत में कर सकते हैं। नायडा क्या कहता है, ये इस चीज़ को फॉलो नहीं करते कि कोई पेशेंट क्या फैमिली अगर इनसे रब्ता करे तो उसको ये बताएं कि आप पहले मरीज़ को समझाएं, उसको इलाज के लिए बताएं, उसको राज़ी करें, फिर इज्जत के साथ उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर लेके आएँ और उसका इलाज शुरू करें। तो मेरा नहीं ख्याल ये पेशेंट की फैमिली को ये बताते होंगे, क्योंकि इनको जो है वो क्राइसिस करना है, घर से जाके इनको बंदा उठाना है ताकि इनके पैसे बने। 15 से 20 हज़ार रुपये ये लेते हैं। 4 बंदे एम्बुलेंस में 2 हज़ार रुपये दे के आते हैं और 2 हज़ार रुपये के बदले ये लेते हैं 15 हज़ार रुपये। ठीक है, इंजेक्शन ठोक के ये बंदे को उठा कर ले जाते हैं। सही है भाई। फिर हुआ ये एक सीन मैंने आपको ये बता दिया क्राइसिस इंटरवेंशन के हवाले से। नायडा क्या कहता है, किस सूरत में क्राइसिस आप कर सकते हैं, ये उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। पहली तो वायलेशन ये हो गई, जब इलाज शुरू हो जाता है तो जब मरीज़ वहाँ पहुँचता है तो उसको जो है ये पूरे तरीके से जो है बरहना कर देते हैं, पूरे तरीके से उसको जो है वो बरहना कर देते हैं, कपड़े सारे उसको उतार देते हैं और अच्छी तरह उसको चेक करते हैं कि भाई उसने ड्रग तो छुपाई हुई नहीं है अपने पास। अब इस हवाले से नायडा क्या कह रहा है, नायडा ये कह रहा है कि भाई आप किसी मरीज़ को अगर पूरा बरहना कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर जो है
एक प्रोफेशनल डॉक्टर जो है वो एग्जामिन करने के लिए उसके जिस्म के ऊपर कोई जख्म तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिस्म में कहीं कोई चोट तो नहीं है, इस वजह से सिर्फ उसके जो है वो बराना कर सकता है, उसको न्यूट कर सकता है और उसकी चेकिंग कर सकता है। इस रिहेबिलिटेशन सेंटर में ये चीज़ बिल्कुल नहीं होती। इनका अनप्रोफेशनल स्टाफ जो है जिसकी ट्रेनिंग का कुछ नहीं पता, 25 से 30 हज़ार रुपये पे जो इनका मुलाजिम हायर किया हुआ इन्होंने स्टाफ, वो मरीज़ को जो है वो नंगा करता है पूरे तरीके से, ऊपर से नीचे से सारे कपड़े उतार के अच्छी तरह चेक करके उसको जो है वो रख देता है कमरे के अंदर। फिर एक दूसरा पॉइंट ये हो गया, नायडा क्या कह रहा है कि सिर्फ डॉक्टर कर सकता है, और ये क्या करते हैं, ये सिर्फ अपने स्टाफ जो है, जो उनका अनट्रेंड स्टाफ जो है, जिसको मैं कहूँगा जिसकी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है, उसके ज़रिए उसको पूरा नंगा करके जो है वो चेकिंग करके उसको तुन देते हैं, और उसकी इज्जत नफ्स जो है वो वहीं मजरू हो जाती है, उसका जो सारा मोराल है वो वहीं डाउन हो जाता है कि भाई क्या हो रहा है उसके साथ। खैर, पहला क्राइसिस इंटरवेंशन का हो गया, दूसरा न्यूडिटी का हो गया, दोनों चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे नायडा की, ठीक है भाई। उसके बाद भाई जैसे जेल होता है ना, जेल में भी इस तरीके से बंदे को मिलाया जाता है, सबकी चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैं इस पर आने से पहले आपको ये बताऊँ कि जैसे नायडा कह रहा है कि उसको एतमाद में लो 24 घंटे के अंदर अंदर, तो कोई एतमाद में नहीं लिया जाता, कुछ भी नहीं हुआ जाता। मरीज़ बेयारू मददगार जो है वो पड़ा हुआ होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि उसको बताई जाए सारी चीज़ें, उनको फ़ौरन ऑन बोर्ड लें उन पेशेंट को कि भैया आपको इस तरह ट्रीटमेंट दी जाएगी, सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, परेशान नहीं हो, घबराएं नहीं, आप ठीक हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती। एक हफ्ते बाद जो है वो कहीं इनको ख्याल आता है, बस वो पहले दिन जो है वो क्लास में बिठा देते हैं, सुबह उठो नहाओ धो और क्लास में बैठ जाओ, ठीक है। और फिर 3 से 4 दिन बाद जो है वो एहसान कर देते हैं, फैमिली को आपकी बुलाएंगे और 3 से 4 मिनट जो है फैमिली आपसे मिलेगी और ऐसा आपको फील कराएंगे कि जैसे आप बहुत बड़े गुनाहगार हैं, आपने गुनाह कर लिया, आप कोई आदी मुजरिम है, आपने जो है वो किसी का जो है खुदा न खास्ता कोई बहुत बुरा जुर्म आपने जो है वो कर लिया है। 3 से 4 मिनट मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी वालिदा और मेरे भाई मुझसे मिलने आए थे 3 से 4 दिन बाद, और बस तो मुझे ऐसे मिले थे कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है, 2 बंदे उनके साथ, और माशाल्लाह हमारे जो है यासिर साहब जो हैं वो उनके साथ थे, एक मैडम होती थी मिस रुखसार वो उनके साथ थी। बस मुझे ना सलाम ना दुआ कुछ नहीं, बस उन्होंने एक नज़र देखा और ना मुझे बात करने का मौका दिया कि मैं उनसे कुछ बात कर सकूँ। उनकी नज़र में क्या था, ये पेशेंट जो है इस वक्त गुस्से में हो सकता है और ये आपको नुकसान पहुँचा सकता है, ठीक है भाई। फिर वो चक्कर शुरू, हफ्ते के अंदर जो है भाई एक मुलाकात आ जाती थी, घर वाले मिल रहे हैं और पेशेंट के अंदर जी बेहतरी हो रही है, पेशेंट कंप्लायंस शो कर रहा है, पेशेंट ठीक हो रहा है। जाहिर सी बात है जब आप किसी को एक माहौल में डाल दोगे, उसको लॉक में आप जो है रख लोगे, सुबह सुबह शाम वो खाना पीना करेगा तो उसका वेट भी बढ़ेगा, सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। भाई डिटॉक्सीफाई का अमल शुरू हो जाता है, 15 से 20 दिन के अंदर जो है बंदा बिल्कुल स्टेबल हो जाता है, सारे उसके सेंसेस जो हैं वो जगह पे आ जाते हैं। फिर ये उसको एहसास दिलाते हैं कि देखो अब आपको एहसास हो रहा है ना आपकी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जाहिर सी बात है जब आप अपने घर वालों से दूर होगे तो आपको उनकी कमी का एहसास मौजूद होगा जो आम तौर पे आपको नहीं होता। तो ये उसको बावर कराते हैं कि आप देखें एक्टिव एडिक्शन में जब आप थे तो आप ख्याल नहीं रखते थे ना घर वालों को, उनको दुख देते थे, उनको परेशान करते थे, अब उनकी घर वालों की याद आ रही है ना आपको। ये चीज़ होते होते भाई इसी तरह 100 से 110 दिन गुजर जाते हैं। फोकस बस इनका ये होता है कि सुबह उठो क्लास लो, 3 क्लासेज होती रहती हैं, 1 बजे तक जो है ये सुबह एक डिजीज़ कॉन्सेप्ट की क्लास, उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, मेटाबॉलिक एरर क्या होता है, डिजीज़ कॉन्सेप्ट क्या होता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें भाई मैंने सीख ली, मुझे सब पता चल गया। दूसरी भाई फिर जो है पर्सनल डेवलपमेंट की क्लास होती है, उसमें आपको अपना किरदार कैसे अच्छा करना है, अपना रूटीन कैसे अच्छी करनी है, सारी चीज़ें जो है वो भैया आपको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। और सो कॉल्ड जो है जो इंटरनेशनल निज़ाम जो फॉलो कर रही है वो ये करते हैं। 1 बजे जो है भाई खाने का टाइम हो जाता है, फिर आप जेल के कैदियों की तरह जो है वो लाइन में लगो और अपनी प्लेट से खाना लो और टेबल पे आके बैठ जाओ। चलो भाई ये भी आप अच्छी चीज़ कर रहे हो। चिकन खिलाते रहते हैं, सब्जियां खिलाते रहते हैं, हफ्ते में 1 से 2 दिन आपको गोश्त दे देंगे, एहसान कर देंगे आपके ऊपर, सुन के रखेंगे ना आपको आपका एहसास जुर्म जो है ना वो दिखाते रहेंगे कि भाई तुम एक गुनाहगार हो, तुमने जो है वो नशा कर लिया, तुम अब इस दुनिया से हट गए हो, तुम एक अलग शख्सियत बन गए हो, तुम अब एक एडिक्ट हो, तुम्हारी पहचान ख़त्म हो गई है, अब तुम एक नशई हो, अपने आप को नशई मानते रहो ज़िंदगी भर, तुम कभी रिकवर नहीं होगे, तुम रिकवरिंग एडिक्ट रहोगे। बस भाई इसी तरह 100 दिन गुजर गए। 100 दिन में आखिरी दफ़ा जब मेरी वालिदा से मुलाकात हुई मेरी, तो वो अनसुपरवाइज मीटिंग थी, उसके अंदर कोई बैठा हुआ नहीं था, तो मैंने अपनी वालिदा से पता नहीं कुछ ऐसा कह दिया कि आप हर चीज़ क्यों बताती हैं और हर चीज़ शेयर क्यों करती हैं, और मैंने जो सच बात थी मैंने बता दी कि अभी मैं तो तेरे नशे करता भी नहीं था, जो नशे मैंने यहाँ के सीख लिए, कोई क्रिस्टल करता है, कोई आइस करता है, कोई शराबी है, जुआरी है। तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं तो ये सब चीज़ें भी सीख गया यहाँ आके, कोई मरीज़ जो है वो किसी केस में आया हुआ है, कोई किसी चीज़ में आया हुआ है, तो मैं वो सब चीज़ें सीख गया। मैंने उनको बता दिया अपने घर वालों को कि भाई ये चीज़ें तो है मुझे पता नहीं थी लेकिन मैं अब सीख गया हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ें उन्होंने हमारे वहाँ के जो डायरेक्टर साहब है उनको बताई। उन्होंने कहा कि भाई नहीं ये तो खतरे वाली बात है, और 10 दिन के उन्होंने पैसे और बनाए, 100 दिन की जगह जो है उन्होंने मुझे 10 दिन मेरे और बढ़ा दिए। और इतना मरीज़ को टॉर्चर करते हैं ये कि मरीज़ पूछता रहता है, भड़कान होता रहता है कि मैं कब जाऊँगा, तो इनको इतना गैरत नहीं है, शर्म नहीं है कि उसको ये एक टाइम देते हैं कि भाई 100 दिन में आप चले आओगे, 110 दिन में चले आओगे। ये उससे खेलते रहते हैं कि जो आप अगर आप बोलोगे ना कि मुझे घर जाना है या जल्दी जाना, तो मैं आपको उतने दिन रखूँगा। और जो मरीज़
ये कहता रहता है कि मुझे घर भेजें, तो उसका इलाज ही शुरू नहीं होता। ठीक है भाई, तो 10 दिन उन्होंने मुझे और तुन दिया। 110 दिन के बाद जो है मुझे जो है वो घर छोड़ा, और घर छोड़ने से पहले मुझ पर जो है वो स्टैंड उन्होंने लगा दिए। स्टैंड के आप आ जाते हैं नायडा के तीसरे पॉइंट पे। नायडा क्या कहता है? नायडा कहता है कि फ्रीडम दो, आप आज़ादी दो, क्योंकि रिकवरी जो है वो इंडिविजुअल एक जर्नी है पेशेंट का। वो जब तक उसके अंदर इंसाइट नहीं होगी, जब तक उसका इनर जो है वो नहीं कह रहा होगा कि यार ये चीज़ गलत है, वो चीज़ कभी भी नहीं छोड़ सकता। नायडा कह रहा है कि उसको फ्रीडम दो, ये सबसे पहले उसके फ्रीडम के ऊपर हमला करते हैं। अच्छा भाई, स्टैंड लगा दिए जाते हैं, येलो स्टैंड, ग्रीन स्टैंड, ब्लू स्टैंड, वाइट स्टैंड। वो स्टैंड क्या है भाई कि आप जो है वो घर से बाहर अकेले नहीं जा सकते, आपको हमेशा किसी के साथ जाना है। घर से बाहर आप अपने पास पैसे नहीं रख सकते, आपके सारे दोस्त ख़त्म हो गए हैं, चाहे वो अच्छे थे बुरे थे, हर तरह का दोस्त आपका ख़त्म हो गया। अब हम जो है आपके दोस्त हैं, आप हमसे दोस्ती कर लें, ठीक है भाई। और आप जॉब नहीं कर सकते, आप शादी नहीं कर सकते, आप अब सारे मामला जो है ना वो आपके रुक गए हैं बस इसलिए क्योंकि आप रिकवरी आपकी जो है ना सबसे अव्वल नंबर पे रिकवरी है। ठीक है, तो आपको रिकवरी में रहना है और ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। तो मैंने कहा सर लब्बैक, आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, आपको ज़्यादा पता है, मैं आपकी हर चीज़ को जो है फॉलो करूँगा। तो ये चीज़ें मैं फॉलो करता रहा। हालांकि उस वक्त मैं इतना इल्म नहीं रखता था, मुझे इतना मालूमात नहीं थी कि जो ये नायडा करते रहते हैं उसकी चीज़ों को ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर जब मुझे पता चला कि नायडा तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि आप मरीज़ की मर्ज़ी ले लो, अच्छा विल सरेंडर कर दो, मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा है उसकी मर्ज़ी है भैंचो, वो आप सरेंडर कर दो, मतलब वो क्या करना चाहता है। मतलब मैं अभी सुबह के टाइम में आया हूँ तो मैं नहीं आऊँ, मैं कहीं पार्क जाना चाहता हूँ और मैं सुबह के टाइम अभी जो पार्क आया हूँ ये भी इन्हीं की मरून मिन्नत है, क्योंकि मुझे इन्होंने ये इजाज़त दी है कि मैं सुबह के टाइम जो है वो वॉक कर लूँ और सुबह ही सुबह मैं जो है वॉक करके जो है वो घर आ जाऊँ और उसके बाद मैं कहीं निकलूँ नहीं। कभी कभी ये सीन है 4 साल बाद भी। तो ये सारी मर्जियाँ आपसे ले लेते हैं, आपको बाइक नहीं चलानी, आपको जो है वो बाहर नहीं निकलना घर से, जब भी घर से बाहर जाएँ किसी के साथ जाएँ, पुरानी जगहों पर नहीं जाएँ, जगहें भैंचो ख़त्म कर दें, बम से फाड़ दें। अब मैं अपना घर जो है जहाँ मैं बैठता था, जहाँ मेरे दोस्त है, वहाँ मैं तबाह कर दूँ भैंचो, तो वहाँ जाने से पहले अपनी आंखों पे हाथ रख लूँ, ये सब चीज़ें मैं करूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है आपने। क्यों? क्योंकि आपको जो है वरना ट्रिगर होगा, आपको क्रेविंग होगी और आप नशे की तरफ दोबारा जा सकते हैं। तो ये बात 100% सही है भाई इनकी, मैं मानता हूँ कि आपको क्रेविंग हो सकती है, लेकिन जिस बंदे ने भाई 100 दिन ट्रीटमेंट ले लिया ना और अपने आप से अगर वो सिंसियर है कि नहीं यार ये चीज़ गलत है, जो मैं गलत करता था, तो वो कभी भी उस चीज़ की तरफ दोबारा नहीं जाएगा। अब एक जगह आग जल रही हो, यहाँ आग जल रही हो अगर, और मुझे पता है कि यार मैं आग में हाथ लेके जाऊँगा तो मेरा हाथ जलेगा, तो मैं वहाँ जाऊँगा क्या? नहीं जाऊँगा मैं कभी भी। आग में हाथ हल्का सा भी करूँगा तो मुझे पता है कि यार मेरे हाथ में तपिश लगेगी, जलन होगी, मेरा हाथ जल सकता है, तो मुझे इल्म हो गया ना इस चीज़ का। लेकिन नहीं भाई, और सारी आपकी आज़ादी सलब हो जाती है। ठीक है, अब नायडा की तीसरा प्रिंसिपल जो है कि मरीज़ को फ्रीडम देना है आपने, और अगर आप ये कहते भी हो कि भाई आपकी रिकवरी के हवाले से आपको इस विल अपनी सरेंडर करनी पड़ेगी, आपकी मर्ज़ी जो है वो बीमार हो गई है और आपको अपनी मर्ज़ी सरेंडर करी होगी, उस पर भी नायडा ये कहता है कि आपको मरीज़ को एतमाद में लेना है हर हाल में। मरीज़ को आप ये बोलोगे कि भाई ये चीज़ें आपकी बेहतरी के लिए हैं, और अगर नहीं मानता मरीज़ तो आप उसकी बात को अहमियत दोगे, मानोगे उसकी बात को, उस पर ट्रस्ट करोगे। लेकिन वो चीज़ ये नहीं करते। ठीक है, मतलब हुक्म चलाना जो होता है ना, मतलब ये आपके बाप बन जाते हैं, सिंपल। एक सीन आपको समझ में आ गया, नायडा ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कि आप अपनी मर्जी दो या अपनी कुछ दो, कुछ नहीं कहता नायडा। वो कहता भैया आप फ्रीडम दो, आज़ादी दो, लेकिन ऐसा ये नहीं करते। हाँ, नायडा कहता है कि आप जो है वो मरीज़ से जो है वो अपना कनेक्शन मजबूत रखो, उससे राब्ते में रहो। आप कहते हो ना कि हम दोस्त हैं आपके, हमने दोस्त बना लिया आपको, तो आप भी मुझे कांटेक्ट करो ना, मेरा मोबाइल नंबर है आपके पास, मैं फेसबुक पे आपके पास ऐड हूँ, हर जगह मैं आपके नज़रों में हूँ। आप मुझसे रब्ता करो, आप मुझसे फीडबैक लो, मुझसे आप हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करो, मुझे अपना दोस्त बनाओ, मुझे फ़ोन करके पूछो जावेद कैसी तबीयत है, क्या हाल है, क्या हो रहा है ज़िंदगी में, कोई परेशानी, कोई क्रेविंग, कोई ख्याल आ रहा है, कोई गलत थॉट आ रहा है, कोई मसला है, हमसे शेयर करो। लेकिन ये ऐसा नहीं करते। ये क्या करते हैं, इन्होंने मेरे भाई को पकड़ा हुआ है, मेरी वालदा को पकड़ा हुआ है। अभी मेरे बड़े भाई जो हैं, मेरी वालदा जो हैं, उनको इतना इन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया है, इतना ब्रेन वॉश कर दिया है, दिमाग जो है ना उनके हाईजैक हो गए। मतलब वो उस नज़र से अब मतलब देखते ही नहीं है ना कि मतलब कोई बेटा है, भाई है, कुछ ही नहीं है भाई। बस जो सदाकत कह रहा है, जो भाई नदीम साहब कह रहे हैं, यासिर साहब कह रहे हैं, वो हरफ आखिर है, वो भाई मसीहा है। उन्होंने जो है वो बस अक्ल कुल हैं वो। सही है, अब ये मेरे भाई को कॉल करते रहते हैं, उससे फीडबैक ले रहे हैं। अबे भाई आप मुझसे भी फीडबैक ले लो एक दफ़ा। आप मेरे भाई से रब्ता कर रहे हो तो आप उसका ब्रेन वॉश कर रहे हो, उसको पट्टियाँ पढ़ा रहे हो कि भाई ऐसा है वैसा है, ये नहीं है वो नहीं है। बीच में मैंने फॉलोअप पे जाना छोड़ दिया तो मुझे इन्होंने घर से उठा लिया और मुझे कह रहे हैं, अच्छा मुझसे रब्ता कर लिया, भूले से इन्होंने मुझे रब्ता किया, मेरे पास कॉल आई, कह रहे हैं भाई जावेद आप फॉलोअप पे क्यों नहीं आ रहे। मैंने कहा सर मैं तो ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जॉब चल रही है, सब मामला मेरे ठीक हैं, तो मुझे फॉलोअप पे आने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अहमियत दो ना मेरी बात को यार। लेकिन कोई अहमियत नहीं, इन्होंने मेरे भाई को जो है घेरना शुरू कर दिया है कि देखें ऐसा है वैसा है, यूँ हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई तो जाहिर सी बात है यार, प्यार करता है, फिक्र करता है, उसको अंदेशा है कि कहीं में पुराने वाले मामला ना हो जाए। उसने कहा ठीक है सर क्या हाल है इसका। इन्होंने कहा भाई इसका हल ये है कि आप इसका जो है दोबारा क्राइसिस करवाएं। फिर क्या हुआ जी, शाम का वही टाइम था, आए और घर से उठा कर ले गए। फिर भाई कहते हैं कि वहाँ मुझे कह रहे हैं कि जब आप
आप राब्ता किया था आपसे, आप कह रहे थे ना मैं नहीं आऊँगा, देखें हम आपको उठा कर ले आए। मतलब आप बदमाशी चेक करें इनकी। ठीक है भाई, वो इलाज विलाज चलता रहा, होता रहा, फिर सब चीज़ें होती नहीं। अब फिर मेरे घर वालों ने मेरे साथ ये सीन कर दिया कि भाई 2 महीने, इंशाल्लाह 2 महीने बाद मेरे भाई की शादी है, छोटे भाई की। अल्लाह पाक उसे खुश रखे, उसको कामयाबियाँ दे, तरक्कियाँ दे। एक टाइम तो वो था कि नशे करने की वजह से मेरे घर का माहौल डिस्टर्ब रहता था, सारी चीज़ें होती थी। अब सीन ये हो गया है कि नशा वगैरह कुछ भी नहीं है, सब कुछ हेल्दी चल रहा है। अब इस रिहेबिलिटेशन सेंटर की वजह से ना, इन लोगों की वजह से मेरे घर का माहौल ख़राब होता है, मेरे घर वाले डिस्टर्ब होते हैं, उनकी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। और 4 दफ़ा जो उन्होंने मुझे इंडोर किया, जो लाखों रुपए उन्होंने छापे, उसकी वजह से जो डैमेज हुआ, कुछ सही इलाज भी हुआ, पैसे भी सही लिए उन्होंने, ठीक है। लेकिन जो इन्होंने मुझे गलत इंडोर किया, जो गलत मेरा जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया, जो मुझे तीसरी दफ़ा चौथी दफ़ा मेरा ख्याल है जब उनको घर से उठा कर लेके गए, उसमें मैं समझता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक था। जो मेरी जॉब इन्होंने ख़त्म करवाई, मेरे साथ मामलात करवाए, मेरे घर वाले शायद एग्री करें नहीं करें, लेकिन मैं अपने आप को ठीक समझता हूँ। उस मामले में मेरी नौकरी ख़त्म करवाई इन्होंने, तो अपना दिल का बोझ तो बंदा हल्का करेगा ना। तो अभी लास्ट में जुमरात को गया हूँ जब फॉलो अप पे, अभी पिछले जुमरात को 2-3 दिन पहले, आज इतवार है, जुमरात को जब मैं गया हूँ तो मैंने ये सारी चीज़ें जो है वहाँ के डॉक्टर साहब जो है मसूद साहब, मैंने उनके साथ शेयर करी। अच्छा, दवाइयों का सुने अब आप। दवाई भाई, आप किसी भी क्लिनिक में जाते हो, आपको बुखार होता है, पेट में दर्द होता है, कोई भी परेशानी होती है, तो डॉक्टर से जब आप दवाई लेते हो तो आप पूछते हो ना कि यार ये किस चीज़ के लिए है। आपको पता है पैनाडोल का ये फ़ायदा है, डिस्प्रिन का ये फ़ायदा है, मैं ये खाऊंगा तो ये फ़ायदा है, ये एंटी एलर्जिक है, ये एंटीबायोटिक है, तो आपको पता होता है। यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। ये क्या फरमाते हैं, ये कहते हैं दिमाग की दवाई है ये, और ये केमिकल बैलेंस करेगी आपका, बस यही इनके पास जवाब है, एंटी साइकोटिक की दवाई है। हालांकि नायडा में मैंने पढ़ा, नायडा कह रहा है कि मैरिजुआना, कैनिबीज और चरस हशीश वगैरह, इसका जो है कोई मेडिसिन है ही नहीं अभी तक, कोई मेडिसिन अभी तक बनी ही नहीं है इस इलाज के लिए। ख़ास तौर पे सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस को सही करने के लिए जो है मेडिकेशन है वो आप प्रोवाइड करते हो, और आप इसको बताओ कि भाई हम ये मेडिकेशन आपको इसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। खैर भाई, दवाई शुरू हो जाती है, दवाई खाते रहो। दवाई का पूछो आप भाई कि भाई कब ख़त्म होगी, क्या होगा, कह रहे नहीं ये आपकी केमिकल इम्बैलेंस के लिए है, ये आपको सारी ज़िंदगी खानी पड़ेगी, और सारी ज़िंदगी भी खा सकते हैं आप, और जब तक हम कहेंगे आपको ये खानी पड़ेगी। तो एपीबॉल और रेस्ट, ये 2 टैबलेट्स में खाता रहा। शुरू में लर्जेक्टिल भी थी, उसके बाद फिर अभी कुछ दिनों पहले ये सीन हुआ कि इन्होंने मेरी मेडिकेशन अचानक चेंज कर दी। डॉक्टर साहब जो है उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं, कुछ नहीं। मैं क्या, मेरे वालिदा के साथ गया था उस दिन, कह रहे हैं कि आप कौन सी खा रहे हैं मेडिकेशन, दवाई कौन सी ले रहे हैं। मैंने कहा सर यही ले रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब ने मेरा कोई डायग्नोज नहीं किया, कोई सवाल जवाब होते हैं ना, बिहेवियर थेरेपी होती है कि यार क्या थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई टेस्ट वगैरह होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा एपीबॉल और रिस्क खा रहे हो, मैंने कहा जी सर ये खा रहा हूँ। कितने अरसे से खा रहे हो, मैंने कहा इतने अरसे से खा रहा हूँ। कोई मसला परेशानी, मैंने कहा सर कुछ भी नहीं है। अच्छा, उनकी नज़र में अभी ये वीडियो देखेंगे ना वो, तो उनकी नज़र में ये बातें जो हैं एंटी ट्रीटमेंट बातें हैं, समझ रहे हैं आप बात को, एंटी ट्रीटमेंट बातें हैं ये सारी। और ये जो है डिनाइल मेरा एक्टिव हो गया है, मुझे नशे की तलब दोबारा हो रही है, मैं इलाज को जो है वो तोड़ रहा हूँ, और इलाज को मैं फॉलो नहीं करना चाहता, मेरी बीमारी दोबारा सर उठा रही है। उनके नज़दीक ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ ये हैं, कोई ख़ास जवाब नहीं है इन बातों का। खैर, मेरी दवाई चेंज कर दी, कह रहे हैं भाई अब ये एपीबॉल जो खा रहे हो ना ये बंद कर दो, अब इसकी जगह जो है वो टैगराल एक गोली है ये खावा करो। मैंने कहा सही है। फिर मैंने वो टैबलेट ली, वो मैंने खाना शुरू करी। अब आप यकीन करें, मैंने वो टैबलेट रात में खाई है टैगराल, और 1-2 दिन तो मुझे कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन जो है मेरा सर भारी, और ऐसा लग रहा है कि मैंने पता नहीं कोई जो है वो नशा आवर दवाई ले ली है, क्या कर लिया, आंखों से मेरे पानी आने लग गया, जिस्म मेरा भारी हो गया, जिस्म में दर्द, ये सारी चीज़ें शुरू होने लग गई। फिर भी भाई घर वालों के दबाव की वजह से मैंने वो पूरा पत्ता जो है 10 गोलियों को खाया। अब फिर जब मैं अभी पिछले जुमरात को गया हूँ तो मैंने, छोटा भाई मेरे साथ था, मैंने डॉक्टर साहब को कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये जो आपने मुझे दवाई दी है, ये टैगराल जो आपने मेरी चेंज करी है, तो इसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये प्रॉब्लम हो रहे हैं, अब आप ये टैबलेट छोड़ दें, अब एपीबॉल दोबारा शुरू कर दें। तो भाई फुद्दू खाता लगा हुआ है, आप मेरी दवाई चेंज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप तजर्बे कर रहे हो मेरे ऊपर, तो आप मुझे बताओ ना कि पहले क्यों आपने चेंज करी, टैगराल क्यों शुरू करी, दोबारा आप मुझे एपीबॉल कंटिन्यू करने का क्यों कह रहे हो, क्या फ़ायदा है इसका। कुछ ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, अब एपीबॉल दोबारा शुरू कर दो। फिर मैंने उनसे कहा कि सर दोस्त होने की हैसियत से, जैसा कि वो कहते हैं कि भाई आप हमारे दोस्त हैं, आप हमसे दोस्ती कर लें। तो मैंने कहा कि यार कि मैं मसूद साहब से जो है वो सारी बातें शेयर करता हूँ, तो मैंने बातें शेयर करना शुरू करी। मैंने कहा सर आप ये क्लेम करते हैं कि आप जो है वो नायडा को फॉलो करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज़ को, तो सर ये गाइडलाइंस तो आप उनकी फॉलो नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा क्या फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा सर मस्जिद होनी चाहिए और जिम होना चाहिए और सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो तो आप फॉलो नहीं कर रहे। मरीज़ की विल आप लेने का कहते हैं कि आप विल सरेंडर कर दो, तो नायडा ये भी नहीं कहता कि आप विल ले लो मरीज़ की और उसको जो है वो फ्रीडम दो। नायडा तो ये कहता है उसको फ्रीडम दो, आज़ादी दो, ताकि आपको पता चल सके कि वो अपने आप को टैकल कर सकता है, अपने आप को चला सकता है, नहीं कर सकता। तो उसका कोई जवाब नहीं, मुआया बाएँ शाएँ करने लग गया है कि नहीं अमेरिका में तो कल्चरल डिफरेंस है, ये है वो है, और वहाँ पे ये कहते हैं मरीज़ों को, फैमिलियों को कि भाई हम जो वहाँ का मॉडल फॉलो कर रहे हैं, वही नशे का जो मर्ज़ है वो अमेरिका में भी वही है, यहाँ पर भी वही है। जो उसको सिम्टम वहाँ होंगे मरीज़ को वो यहाँ होंगे, जो परेशानियाँ मरीज़ को वहाँ होंगी वो यहाँ होंगी, जो शराब पी के मसले उसको वहाँ होंगे वो यहाँ होंगे, चरस पी के जो उसको वहाँ मसले होंगे वो यहाँ होंगे। आप ये क्लेम कर रहे हो ना कि भाई हम जो है वो नायडा को फॉलो कर रहे हैं,
तो अब ये कल्चरल डिफरेंस कहाँ से आ गया कि अमेरिका में तो कल्चरल डिफरेंस है, अमेरिका में ये होता है वो नहीं होता, और यहाँ पे गवर्नमेंट के अस्पतालों का हवाला देने लग गया है कि सरकारी अस्पतालों में ऐसा होता है। मैंने कहा सर ये सरकारी जगह तो नहीं है, प्राइवेट अस्पताल है। एक दिन की आप 7,500 रुपये मरीज़ से चार्ज करते हो और कोई आपका वेलफेयर प्रोग्राम नहीं है। 30 साल से आप दावा कर रहे हो कि हम जो है वो पायनियर हैं और हमने नशे का मर्ज़ जो है वो छुड़ा दिया और लोग हमसे जो है वो घर संवार दिए हमने। तो 30 कोई वेलफेयर प्रोग्राम से मुराद मेरी ये है कि कोई सस्ता इलाज जिसे कहते हैं। तो आपकी इतनी अच्छी सर्विसेज है तो आपको छोटा सा इदारा भी कायम कर लो जहाँ आप गरीबों को इलाज कर सको। आप जो एक दिन के 7,500 रुपये चार्ज कर रहे हो, जो लोग अपने घर बेच के आपको पैसे भर रहे हैं ला के, तो सोने बेच रहे हैं माएँ अपनी, तो आपको गरीबों के लिए भी बना दो भाई। जो गरीब नशे कर रहे हैं, जो रोडों पे पड़े हुए हैं, आप उनके लिए भी शुरू करो ना। आप 1,000 रुपये पर डे शुरू कर दो, छोटी सी बिल्डिंग आप बना लो। जैसे आपके 4-4, 5-5 सेंटर जो आप अमीरों के लिए काम कर रहे हो, उस तरह आप गरीबों के लिए भी करो। 1,000 रुपये पर डे पे आप रखो, उनको दाल रोटी खिला दो, आप इलाज तो करो ना उनका। ऐसा कोई सीन नहीं है। और बड़े वो दावे से कहते भी हैं कि हम विन विन की डील करते हैं अपने सेशंस के अंदर। वो माशाल्लाह नदीम साहब जो हैं डायरेक्टर साहब, उनका बहुत एहतराम है, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। तो वो ये कहते हैं कि हम जो है विन विन डील करते हैं और हम बिज़नेस करते हैं। और मतलब वो फैमिली जब सेशन ले रही होती हैं, स्टेक होल्डर सेशन, तो उसमें वो बता रहे होते हैं कि हम जो है वो विन विन डील करते हैं, यानी कि आपको भी फ़ायदा हमारा भी फ़ायदा, और हम आपसे पैसे ले रहे हैं तो हम आपको उसकी सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और वहाँ पे जो चूतिया लोग बैठे हुए हैं वो कहाँ गर्दन ला रहे होते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज तक इस तरह की वीडियो जो है वो किसी ने में हिम्मत नहीं होगी इनके खिलाफ़ बोलने के लिए, जो इन्होंने काला बाज़ार जो काला धंधा जो शुरू किया हुआ है उसके खिलाफ़ बोलने के लिए। ठीक है, तो मैंने उनसे ये सब बातें करी तो उनके पास कोई जवाब नहीं। कह रहे हैं तुम नदीम साहब से बात करना, डायरेक्टर साहब जो है हमारे माशाल्लाह, तो तुम उनसे बात कर लेना, तो वो तुम्हें जो है उसका बेहतर जवाब दे देंगे। और साथ ही मैंने कहा कि सर कोई भी अस्पताल होता है, कोई भी जगह होती है, वहाँ पर प्रॉपर जो है वो सर्टिफिकेशंस लगी हुई होती हैं, मेडिकल की रजिस्ट्रेशन लगी हुई होती हैं कि भाई हम यहाँ से रजिस्टर्ड हैं, हम यहाँ से रजिस्टर्ड हैं, ये हमने यहाँ से सर्टिफाई किया हुआ है अपने आप को। इस तरह का आप जाएंगे वहाँ पर, आप खुद भी चेक कर लें, कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ किसी दीवार के ऊपर जहाँ से उनकी ऑथेंटिसिटी का, उनकी जेन्युइन होने का कोई सबूत मिले कि भाई ये इनकी क्वालिफिकेशन है। स्टाफ इनका जो है वो जाहिल बदतमीज़ स्टाफ है इनका सारा, जितना भी है। कोई अच्छे लोग भी हैं छोड़ के जो चले गए, जो उनके पास काम करते थे। और माशाल्लाह मैं मिस सुमेरा का, मिस मिसबा का, जो वहाँ पर उस वक्त साइकोलॉजिस्ट थी, उनका मैं शुक्रिया करता हूँ। बहुत अच्छे जो है वो फीमेल साइकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे सिखाई बताई। अब वो वहाँ काम नहीं कर रही। खैर, तो आए मैं शायद होता रहा। और यासिर साहब जो है माशाल्लाह साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बाहर खड़े हुए थे, जनरल मैनेजर भी हैं, वो गालिबन बातें भी सुन रहे होंगे शायद वो। तो डॉक्टर साहब को जो है वहाँ के एक मैनेजर हैं दूसरे, इरशाद साहब, तो वो उनको उठा कर ले गए कि सर वो आपको पता नहीं ऊपर कोई बुला रहा है मसूद साहब को। तो वो सीढ़ियों पर ड्रामा किया उन्होंने, सीढ़ियाँ चढ़ के गए, नीचे आ गए और हवा में जो है मेरे भाई को बोल रहे हैं कि छोटे भाई को कि वही फैमिली को टारगेट कर रहा है कि देखो ये एंटी ट्रीटमेंट बातें कर रहा है, कोई जवाब है नहीं, एंटी ट्रीटमेंट बातें कर रहा है और ये इलाज को तोड़ रहा है, इलाज से बाहर आ रहा है। उसके जहन में जो है ना फतूर फसाद डाल रहे और चलते फिरते कह रहे हैं कि अब इसकी टैबलेट जो है ना सुबह में भी खाओ, एपीबॉल जो है वो सुबह में भी खाओ। सही है, सुबह में भी खाओ, रात में भी खाओ, दवाई खाओ। जवाब कोई नहीं है। अच्छा, यासिर साहब जो बाहर खड़े हुए थे उनको मैंने ये सारी बातें करी तो मेरे छोटे भाई ने उनको कहा भी, तो वो इनका मीठा लहजा, जावेद क्या मसला है? मैंने कहा सर ये बातें हैं। उसमें मैं पानी पी रहा था तो मेरे छोटे भाई ने कहा सर बातें कुछ नहीं है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है इनको, बातों पे इनको कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो उस पर यासिर साहब मुझे फरमा रहे हैं कि आपको हमारी सर्विसेज से कोई मसला है तो बताएं, यानी कि हम नंबर 1 जो है वो सर्विसेज देते हैं, आपको उससे कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएं। और भाई ये बात करी, कह रहे हैं जावेद दवाई खाना बहुत ज़रूरी है, आप ये दवाई खाते रहें और बैठ के बात होगी, बैठ के बात होगी। ये कहते हुए वो जनाब जो है माशाल्लाह यासिर साहब हमारे, वो सीधा अपने रूम की तरफ चले गए। भाई आपको इतना दर्द दिल है, मैं 4 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, आपके जो चार्जेस हैं, आप 18-20 लाख रुपए मेरे घर वालों से ईंट चुके हो, कर रहा हूँ। आपको इतना दर्द दिल होता है मेरा तो आप मेरे गले में हाथ डाल के मुझे लेके जाते, कमरे में बिठाते, अपने चाय मंगवाते, कोल्ड ड्रिंक मंगवाते कि जावेद क्या मसला है, क्या परेशानी है, क्या चीज़ आपको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। कोई भी नहीं था रिहेबिलिटेशन सेंटर में उस वक्त जुमरात के दिन, बस इनका ये स्टाफ था सारा, कोई फैमिली नहीं थी किसी के पास, ना नदीम साहब के पास, ना यासिर साहब के पास। और इन्होंने जो है मुझे वहाँ से जो है वो कटा दिया। ये बैठ के बात होगी, बैठ के बात होगी। मतलब आप मुझे नदीम साहब के पास ले जाते, बैठ के वहाँ मुझे बताते, समझाते। मसूद साहब मुझसे फरमा रहे हैं कि भाई तुम तो डर रहे हो नदीम साहब से। भाई मैं क्यों डरूंगा यार, मैं आपका खा रहा हूँ, आप मुझे खिला रहे हो, आप मुझे रोटी कपड़ा दे रहे हो, मेरा मोबाइल आप चार्ज कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप मेरे साथ जो मैं आपसे डरूंगा? भाई आप मेरे साथ बैठ के मुनाज़रा कर लो। तो वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि मैं उनसे भी ये बात करता, लेकिन जब उन्होंने मुझे ये बात की ना तो फिर मैं और मजबूर हुआ। मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने फिर और सोचा कि भाई मुझ जैसी जो है वो और भी बहुत सारे लोगों की जो है वो कहानियाँ होंगी, तो इनको किसी ना किसी को एक्सपोज करना चाहिए जो ये कर रहे हैं काम। तो खैर वहाँ से भाई फिर मैं निकल के आ गया और वही फिर मेरे छोटे भाई का जो है वो दिमाग ख़राब कि यार ऐसा है वैसा है और तो तुम्हारा लहजा ख़राब हो रहा है। तो
अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको मेरा लहजा ख़राब लग रहा है क्या? बंदे की फ्रस्ट्रेशन जो होती है ना, अगर उसको कोई दुख पहुंचाए या उसकी कोई परेशानी है तो वो शेयर ही करेगा, उसमें उसकी आवाज़ भी बढ़ सकती है। अब मैं आपको गालियाँ देने लग जाऊँ, आपसे लड़ने लग जाऊँ, तो ये आप कह सकते हैं कि मेरी बात जो है वो ख़राब है। बात जो है ना तलखी होती है, अगर किसी बंदे का दिल दुखा हुआ, उसकी ग्रीवांसेज हों, उसकी कोई चीज़ें हों और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही हो, तो उसको फिर यही चीज़ मिलती है कि वो जो है वो ऐलान जो है वो लोगों को भी इस बारे में अवेयर करे। तो इंशाअल्लाह ये वीडियो नदीम साहब तक भी पहुंचेगी, यासिर साहब तक भी पहुंचेगी, मसूद साहब तक भी पहुंचेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मुझे आप लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपका जो ये प्रोपेगेंडा और आपका नाम नेहाद जो ये इलाज चल रहा है ना मेरे लिए ख़ास तौर पे 2020 से, तो 2020 से अब तक 2024 तक मैं 4 दफ़ा जब इंडोर भी हुआ हूँ ना, तो आप लगा लें मेरे साथ 20 पेशेंट भी अगर एडमिट थे तो आप 50 पेशेंट लगा लें चलें, उसमें से एक पेशेंट जो है ना आपके रिहेबिलिटेशन सेंटर में नहीं आता। और आप दावा क्या करते हैं कि सब मरीज़ हमसे कनेक्टेड हैं। अच्छा भाई, कनेक्टेड अगर आपसे हैं भी तो कोई मरीज़ भूला भटका कभी मुझे मिल भी जाए, जुमरात वाले दिन जब मैं आ रहा हूँ, जब वो आते थे तब मुझे मिलते थे, तो कोई भी नहीं आता रिहेबिलिटेशन सेंटर। 2020 का जो पुराना पेशेंट है वो सिर्फ मैं हूँ और मैं इनके पास अभी तक आ रहा हूँ। और क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि मेरी फैमिली जो है इन्होंने हाईजैक किया हुआ, उनका दिमाग इन्होंने ऑल्टर कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया इन्होंने। और वो जो है वो तुने में है कि भाई आपको जो है वो जुमरात वाले दिन जो है हफ्ते में एक दिन उनके पास जाके हाज़िरी लगानी है। जैसे मुजरिम होता है ना, कोई आदि मुजरिम, उसकी ज़मानत के बाद उसको कहते हैं कि आपने पेशी पे आना है थाने में या अदालत में, वो सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ है। और मुझे जो है वो एज अ पेशी जो मुजरिम जैसे जाता है ना, मुझे हर जुमरात को जाके वहाँ शक्ल करानी है, उनको अपना दिखाना है कि भाई मैं रिकवरी में हूँ, आपने जो है वहाँ जाना है। अच्छा भाई, वहाँ जाना है तो मैं घर पे आपकी बैठ के वीडियो देख लूँगा यार, मुझे रिकवरी में रहना ना। मैं 1 घंटा घर पे बैठ के एहतमाम के साथ अपने घर वालों के साथ वो वीडियो आपकी जो आप डालते हो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, हज़ारों आपकी वीडियोज़ हैं, मैं वो घर पे बैठ के देख लूँगा। मुझे आपको आके 1 घंटा अपना पूरा दिन अपने किसी फैमिली मेम्बर का ज़ाया करके, छोटे भाई का ज़ाया करके या अपने बड़े भाई की मसरूफियात तो ख़राब करके मुझे आपके पास आना ज़रूरी है। मैं आपका 1 घंटे का सेशन लूँ और वही बातें आप रिपीट करते रहो जो आपकी बातें होती हैं, मैं आप रिपीट भी कर सकता हूँ यहाँ पे। और पूरा इलाज जो है ना मैंने तुन के समझ लिया है और क्या है। और आपको पता है कि अब यूट्यूब का और सोशल मीडिया का दौर है, आप कोई भी चीज़ पे मालूमात लेना चाहते हैं आप बस पर टाइप करें, चैट जीपीटी का दौर है, आप उस पर लिखें, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और मैंने नायडा की जो भी सारी बातें करी हैं आप उसको रोमन में लिखें चैट जीपीटी पे कि भाई नायडा क्या कहता है कि नशे के मरीज़ की मर्जी लें, चैट जीपीटी आपको जवाब दे देगा। सही है, चैट जीपीटी को मानते हैं ना आप, गूगल करते हैं ना आप, गूगल से सीखें, गूगल पे पढ़ते रहें, तो आप उस पर ये चीज़ टाइप कर लें। जो भी वीडियो देख रहा है, जो भी इनका डसा हुआ है, जो भी पुराना मरीज़ है, उसके घर वाले हैं, कोई भी देख रहे हैं, आप खुद ये चीज़ चैट जीपीटी पर टाइप करो, नायडा की वेबसाइट पर आप विजिट करो, जो बातें मैंने आपको बताई हैं आप वो सर्च करो। ये क्लेम करते हैं कि हम नायडा को फॉलो कर रहे हैं, तो नायडा ऐसा कह भी रहा है या नहीं कह रहा। किताबों का हवाला आप देते रहते हो, साइंस 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 आप रोते रहते हो। साइंस का आप मुझे ये बताओ कि भाई साइंस किसी मज़हब को नहीं मानता, ठीक है? साइंस कहता है कोई मज़हब नहीं है, आप मर जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे, सब खत्म हो जाएगा। साइंस कोई खुदा के बिलीफ को नहीं मानता, कुछ नहीं मानता, लेकिन हम इस चीज़ों को मानते हैं ना कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला ने अंबिया का नाम को भेजा है इस दुनिया में रहनुमाई के लिए। इन चीज़ों पर हमारा बिलीव है ना। फरिश्तों को तो नहीं देखा मैं, लेकिन हमारा बिलीव है। इस्लाम पे भी हमारा बिलीव है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, साइंस को मानते रहो। तो साइंस कुछ चीज़ों पे भाई फ्लॉप भी है, कुछ चीज़ों पे साइंस भी हार मान जाती है, तो हम साइंस को उस सूरत में नहीं मान सकते। इसी में मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ, सदाकत साहब की एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था जिन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट को ही दी, उसमें वो सदाकत साहब फरमा रहे हैं मज़हब जो है वो इंसानों को तकसीम करता है और रूहानियत जो है वो इंसानों को जोड़ती है। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि रूहानियत अगर इस्लाम सबको जोड़ती है तो मैं अपने आप को मुसलमान नहीं कहूँ, मैं ये नहीं कहूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मैं कहूँ कि मैं रूहानी शख्सियत हूँ। ये कहना मेरा ठीक होगा? अगर मैं ये कहता हूँ तो मैं दायरा इस्लाम से खारिज हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा किसी मज़हब पे बिलीव नहीं है, हाँ मेरा रूहानियत पे बिलीव है, मैं रूहानियत को मानता हूँ, ठीक है, मैं साथ में ये नहीं कहूँ कि भाई मैं इस्लाम का पैरोकार हूँ, मैं इस्लाम को मानता हूँ, मैं कहूँ कि मैं रूहानियत को मानता हूँ, तो ये चीज़ नहीं चलेगी भाई। रूहानियत इस्लाम के अंदर है। आप ये कहोगे कि मैं मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह के भेजे में अंबिया का नाम को मानता हूँ, आप वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ, ये सब चीज़ें करने के बाद जो है ना आप फिर कह सकते हो कि यार मेरा रूहानियत पे भी अकीदा है, मैं रूहानियत पे भी बिलीव करता हूँ। तो सदाकत साहब जो है माशाल्लाह इतनी रूहानी, वो इतनी बड़ी शख्सियत है, रूहानी शख्सियत तो नहीं इतनी बड़ी, अगर वो शख्सियत हैं तो साथ में वो पॉडकास्ट में ये भी कहते थे तो बड़ा अच्छा हो जाता। तो इससे मैसेज क्या गया, इससे मैसेज ये गया है कि भाई आप रूहानियत जो है वो जोड़ी है, तो आप रूहानियत को फॉलो करो। और मज़हब जो है वो तकसीम करता है, तो इनडायरेक्टली उनका कहना ये था कि आप मज़हब को छोड़ दो, आप मज़हब को फॉलो नहीं करो, आप रूहानियत को फॉलो करो, ठीक है। अब ये वीडियो अगर सदाकत साहब तक पहुँचे तो आप भी सर अपना जो है मौक़िफ़ दे दीजिएगा। फेसबुक पे भी आप सरगर्म हैं और आपके लेक्चर भी चल रहे होते हैं, सब चीज़ें चल रही होती हैं, तो इसके ऊपर आप काइंडली बता दीजिएगा, सही है। और बस काफ़ी सारी बातें हो गई, सारी चीज़ें तकरीबन मैंने आप लोगों को बता दी हैं। क्राइसिस इंटरवेंशन के हवाले से नायडा की पॉलिसी को ये मानते हैं, नहीं मानते,
मरीज़ को 24 घंटे के अंदर सारी चीज़ें बतानी है, उसको एतमाद में लेना है। ये करते हैं नहीं करते, मरीज़ के साथ खेलते रहेंगे कि भाई आपको हम जो है वो 100 दिन रखेंगे, आपको 110 दिन रखेंगे, और चूतिया चक्करों में मरीज़ को लगा के रखते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट नायडा कह रहा है कि मरीज़ को सिर्फ डॉक्टर जो है वो एग्जामिन करने के लिए जो है उसके कपड़े उतार सकता है, चेकअप करने के लिए कि उसके जिस्म के ऊपर कोई जख्म नहीं है, कोई उसको चोट नहीं है, इसलिए सिर्फ उसके जो है वो न्यूड कर सकता है, उसके अलावा उसको न्यूड नहीं कर सकता। जबकि ये क्या करते हैं, ये अपने स्टाफ के ज़रिए उसको नंगा करवाते हैं। और मज़े की बात ये, जब फॉलोअप पे जब वो आता है ना, ट्रीटमेंट के बाद फॉलोअप शुरू होते हैं, जो 3 दिन आता है, 4 दिन आता है, 2 दिन आता है, उस पर भी ये उसके कपड़े उतारते हैं। कहीं वो खुदा ना खास्ते कोई चीज़ रख के तो नहीं लेके आ गया जो इनके मरीजों को वो दे दे नशावर चीज़। तो ये इनका एतमाद है अपने मरीज़ के ऊपर। ठीक है, 3 चीज़ें ये हो गई। चौथा, जो पाबंदियाँ लगाते हैं ये मरीज़ अपनी विल सरेंडर कर दे, तो नायडा की ये पॉलिसी भी वायलेट हो रही है। नायडा कुछ नहीं कह रहा है ऐसा कि आप मरीज़ पे पाबंदियाँ लगा दो, घर से बाहर जाना मना कर दो, पैसा रखना मना कर दो, जॉब ख़त्म करवा दो, शादी करने से मना कर दो, उसको जो है वो तुन के रखो, और इतने बजे सो, इतने बजे उठ, इतने बजे खाना खा, इतने बजे वॉक कर। तो भाई इंसान जो है ना वो रोबोट नहीं है, और नशे का मरीज़ भी जो है ना वो एक इंसान होता है। और कोई भी मर्ज अगर है ना अगर आपको, तो आपका ह्यूमन राइट्स जो है ना, आपके जो हकूक़ हैं वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो आप ये चूरन दे के उसके हकूक़ आप जो सलब करते हो ना, उस पर हमला जो करते हो। 4-5 पॉइंट ये हो गए नायडा की खिलाफ वर्जी के। 500 पॉइंट जिम का है और रूहानी तालीम देने का है। तो वो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे टाइम में 2020 में एक कारी साहब आते थे, 1 घंटे के लिए वो पढ़ाते थे, कलमे सिखा रहे हैं, दुआएं पढ़ा रहे हैं, चीज़ें करा रहे हैं। उसके अलावा 2 साल बाद इन्होंने उन कारी साहब को भी स्टार्ट कर दिया, और स्पिरिचुअल लर्निंग जो है, जो एक दीनी तालीम होती थी, वो ख़त्म कर दिया। अब साइंस 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 को रोते रहते हैं। ठीक है, 4-5 वायलेशन मैंने आपको यहीं गिनवा दी। उसके बाद फॉलोअप 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 फॉलोअप। नदीम साहब का फरमान आला है। क्या है फरमान आला उनका? फरमान आला उनका ये है कि भाई मरीज़ जो है वो रिकवरी की गाड़ी में बैठा रहे, और रिकवरी की गाड़ी में बैठ जब तक बैठा रहेगा ठीक रहेगा, रिकवरी की गाड़ी से उतरेगा तो रिलैप्स हो जाएगा। सही है, अब गाड़ी में बैठे रहो रिकवरी की, और इनको पैसे देते रहो, तो मामला आपका सही चलेगा। तो 4 साल से भाई मैं सफ़र कर रहा हूँ, और अब मेरी हो गई है बस। परसों ही जो है मेरे घर पे इस हवाले से फड्डा हुआ, उस पर मैं बड़ा मेरा दिल दुखा हुआ है अभी तक, जो इन्होंने ब्रेन वॉश मेरे भाई का किया हुआ है उस हवाले से। तो घर पे फड्डा जो हुआ मेरा, तो उनका कहना है कि भी सदाकत को पूजो, सदाकत को वारी जाओ, और मैं जो है वो बीमार हूँ, मेरी मर्जी ख़राब है, और मैं जो है वो एक एडिक्ट हूँ, तो मैं इनको फॉलो करूँ। सही है। तो घर पे मेरी लड़ाई हुई थोड़ी सी, मेरी जो है वो क्या कहते हैं उसको, तल कलामी आप कह लें मेरे बड़े भाई से, और मेरे घर का माहौल इनकी वजह से डिस्टर्ब हुआ। घर का माहौल मेरा इनकी वजह से ख़राब हो रहा है। क्या पता मेरे भाई ने इनसे रब्ता भी किया हो। अब ये रब्ता अगर किया भी होगा मेरे भाई ने इन लोगों से, तो इन्होंने वही चूरन इनको दिया होगा कि देखें बीमारी जो है वो सर उठा रही है अपना, हमारी दोबारा कदम जमा रही है, तो आप इसको जो रिफ्रेशर कर दें, इसको इंडोर करवा दें दोबारा 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, और फिर जो है वो दोबारा तुन के रख दें इसको। ठीक है, मैंने तो अपनी मर्जी अब ले ली अपने हाथ में भाई। ठीक है, तो मैं ये मैसेज दे रहा हूँ नदीम साहब को, यासिर साहब को, तमाम सदाकत के स्टाफ को, कि भाई मेरी मर्ज़ी अब मेरे पास है, मेरे हाथ में। आपने जो मेरा इलाज कर दिया, आपका बेहद शुक्रिया। आपने मुझे सारी चीज़ें बता दी, मेटाबॉलिक एरर, केमिकल इम्बैलेंस, सारा जो है मैंने पढ़ लिया, सोबर कैसे रहना है, सब चीज़ें मुझे पता चल गई। ये एक मैनेजेबल डिजीज़ है, क्रोनिक डिजीज़ है, जानलेवा है, फैटल है, प्रोग्रेसिव है, बढ़ने वाली है, बुनियादी बीमारी है। ठीक है सर, गलत तो नहीं कह रहा ना, मैं सही कह रहा हूँ ना? सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक बाशऊर 32 साल का आदमी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, प्रोफेशनल मैं एक आदमी हूँ, मुख्तलिफ मैं जॉब्स कर चुका हूँ, ट्रैवल एजेंसीज में मैं जॉब कर चुका हूँ, कोरियर कंपनीज में मैं जॉब कर चुका हूँ, बैंकिंग में मैं जॉब कर चुका हूँ, मीज़ान बैंक में मैं जॉब कर चुका हूँ, इंश्योरेंस फर्म में मैं जॉब कर चुका हूँ। भाई मैंने सब चीज़ें सीख ली। एक मेरे से गलती हुई, मैंने उसको एडमिट कर लिया, मैंने रियलाइज़ कर लिया कि भाई नशा करना सही नहीं है, मेरे दिमाग में वो चीज़ आ गई। ठीक है, तो बस अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा सर कि अब आपकी अपनी राय, मेरी अलग राय। मेरे घर वालों को कॉल करना, मेरे भाई को कॉल करना, उनका नाम नेहाद मसीहा बनने की कोशिश आप करना छोड़ दें। अब वो अपने काम से काम रखें, मैं अपने काम से काम रखूँगा। ठीक है सर, मुझे अगर कभी ज़रूरत पड़ी आपकी रहनुमाई की, आपकी मदद की, मुझे कोई मसला हुआ, मैं आपसे रब्ता कर लूँगा। अदरवाइज़ मैं आज़ाद हूँ। कराची शहर में 1000 रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं जो अपनी सर्विसेज फराहम कर रहे हैं, आपसे कम पैसे भी ले रहे हैं। लेकिन आपका तो नंबर 1 होने का दावा है ना, कि आप नंबर 1 हो, आपके अलावा कोई है ही नहीं। हाँ, एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ, एक बात जो और नदीम साहब की मेरे दिमाग में है। मेरे भाई को उन्होंने एक चूरन ये भी दिया था जब हम बैठे हुए, एक दफ़ा जब मैं चौथी दफ़ा डिस्चार्ज हो रहा था, कि जावेद अब आपने सिगरेट नहीं पीनी, ठीक है, और अगर आप सिगरेट पिएंगे तो आपके भाई आपको घर में ही रखेंगे। सही है। तो सर इसमें मैं आपको बताता चलूँ, आपको मेरे घर के फैसले लेने का कोई इख्तियार नहीं है कि कौन मुझे घर में रखेगा नहीं रखेगा। आप मेरे कोई रिलेटिव नहीं हो, आपका जो काम है आप वो करो। जो आप नशे के मरीजों का इलाज कर रहे हो, आप उनका सिंपल 100-110 दिन का इलाज करो, नायडा की गाइडलाइंस को फॉलो करो। 3 मंजिल आपने इमारत बड़ी कर ली है अपनी जेल, उसमें आप एक
मस्जिद भी बना लो, एक जिम भी बना लो, एक ट्रेनर भी रख दो आप, एक 15-20 हज़ार रुपये में मिल जाएगा आपको अच्छा सा। तो ये सारी मेरी राय जो है, मेरी सजेशन जो है आप रख लें। एक सजेशन बॉक्स भी आप लगा दें वहाँ पे अपने क्लिनिक में कि लोगों की अगर कोई राय हो तो वो उसके अंदर डाल सकें अपनी राय। और सारी सर्टिफिकेशंस आप वहाँ लगाएं कि हम यहाँ से जो है वो रजिस्टर्ड हैं, और ये सारी चीज़ें आप उस पर अमल करें। मरीज़ की मर्ज़ी लेने का जो आप कहते हैं, तो मरीज़ की मर्ज़ी को आप नहीं लें। नायडा की गाइडलाइंस को जो फॉलो करनी है, जो सही फॉलो करनी है, वो आप सही तरीके से फॉलो करें। गलत चीज़ें जो है आप नहीं बताएं। किताबों जो आप करते रहते हैं, हवाले किताबों में लिखा है, तो आप किताब का नाम भी बताया करें अपने सेशन के अंदर कि किताब के इस पेज के ऊपर इस जो है मुसनिफ़ ने ये बात लिखी है। जब आप किताब का जिक्र कर रहे हो ना, तो आप साथ में ये भी ऐड कर दें, ठीक है सर। तो बस वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है सर। मेरे भाई ने अगर आपसे रब्ता किया है या नहीं किया, आपने उसको चूरन दिया है कि इसको जो है वो रिफ़्रेशर के लिए हम घर से उठा लेंगे या ये कर लेंगे, तो अब की दफ़ा सर आपकी दाल नहीं गलेगी। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मेरे भाई जो हैं बड़े, वो भी ये वीडियो देखेंगे, मेरे रिलेटिव्स जो हैं वो भी ये वीडियो देखेंगे, मेरे सारे ख़ानदान वाले वो भी ये वीडियो देखेंगे। उनको भी ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि भाई मेरे साथ ये मसला था, ये सारी चीज़ें थी। हर इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, और ये बीमारी जो है ये कोई चुनी हुई बीमारी नहीं होती, ठीक है। इस तरह आपको पेट का दर्द हो जाता है, टांग में दर्द हो जाता है, बुखार हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, इसी तरह नशे की बीमारी भी हो जाती है, ठीक है। केमिकल इम्बैलेंस भी हो जाता है, दिमाग भी ख़राब हो जाता है, दिमागी बीमारियां भी होती हैं, सही है। मानी बीमारियों पर बड़ा जोर है सबका, लेकिन दिमागी बीमारियां जो है ना वो भी होती हैं इंसानों को। तो ये एक बीमारी है, इसका आप पढ़िएगा। किसी की किरदार की ख़राबी इसको नहीं समझें, उसको उसकी सोसाइटी का हिस्सा रहने दें, उसकी पहचान उससे मत छीनें, उसको जो है रिकवरिंग एडिक्ट मत कहें आप। इलाज के बाद उसको एक रिकवर इंसान समझें आप, उसको उसकी शख्सियत में जीने दें, जो उसकी आज़ादी है, जो वो करना चाहता है, जो नौकरी करना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, दोस्तों में बैठना चाहता है, होटल पे बैठना चाहता है, बाहर बैठ के चाय पीना चाहता है, कहीं घूमना फिरना चाहता है, बाइक चलाना चाहता है, कार चलाना चाहता है, जो करना चाहता है उसको करने दें। आप उसके बाप नहीं बने, ठीक है। आप एक डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, दिमाग के आप डॉक्टर हैं, आप उस पर ही रहें। आप मरीज़ के जो घर के बाप बन जाते हैं ना, जैसे आप मेरे घर के बाप बने हुए, और आप मेरी वालदा को, मेरे भाई को जो है वो मिसगाइड करते रहते हैं चीज़ों के बारे में, वो आप करना छोड़ दें। मेरी कोई बात अगर आपको बुरी लगी हो तो मैं उस पर तहे दिल से आपसे मादर ख्वाऊँ। कोई मैंने अगर ऊपर नीचे आपको ऐसा बोल दिया हो जिससे आपका दिल दिखाओ, तो उसमें मैं आपको सॉरी करता हूँ। और ये एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, एक तामीरी वीडियो। आप इसको समझें, इसको एक सजेशन के तौर पे आप इसको लें। मैंने जो बातें की हैं उसमें से अगर कोई बात गलत है तो आप मुझे डिनाई कर दें, और मेरी बात अगर सही है तो आप उसको एक्सेप्ट करें, इसके अगेंस्ट में आप वीडियो बनाएं। नायडा की जो गाइडलाइंस हैं उसको आप बताएं कि हम ये फॉलो नहीं करते थे। और नायडा जैसे खुद ये कहता है कि अगर कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर इन चीज़ों पर अमल नहीं कर रहा, वो आपकी विल ले रहा है, आपका फ्रीडम ले रहा है, आपके ऊपर पाबंदियाँ लगा रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, फॉलोअप करवा रहा है, आपके घर वालों का ब्रेन वॉश कर रहा है, तो ये रिहेबिलिटेशन सेंटर अपनी उसकी गाइडलाइंस हैं। नायडा का नाम नहीं लें आप, ठीक है। नायडा में आप जाएंगे ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज़ जो है, तो वो आपको जो है ना वो दाखिला भी नहीं दें शायद अपने पास, जो आप ये बातें कर रहे हैं ना इतनी बड़ी बड़ी, और आपने 2-3 माह से सर्टिफिकेशन ली हुई है नायडा से, और आप ये समझते हैं अपने आप को कि आप जो हैं वो बड़े बहुत आगे बन गए हैं, चीते बन गए आप। तो इंशाल्लाह मेरी आगे की वीडियोस जो आप देखेंगे, जो मैं एक हफ्ते से वीडियोस नहीं बना रहा, उसकी वजह भी ये थी क्योंकि मैं एक जहनी तनाव में था, दबाव में था कि यार ये वीडियो बनाऊं मैं नहीं बनाऊंगा सारी चीज़ें। तो जब आपको मेंटली कोई डिस्टर्ब हो गए ना, आप आपकी कोई फ्रीडम आपका छीन रहा होगा, कोई आपके से परेशानियां कर रहा होगा। हर इंसान को अपने यार कैरियर की फिक्र होती है, आगे की सोचता है, वो अपनी फिक्र करता है कि यार मेरी लाइफ स्ट्रक हो गई है। 4 साल से मैं जो है वो फॉलोअप चीज़ों पर चीज़ें करता रहता हूँ, सब करता रहता हूँ। और कहीं से जो है आपका 3 तरह की लिविंग ये कहते हैं ना, एक कंफर्टेबल लिविंग है, प्रोडक्टिव लिविंग है, नहीं एक बैलेंस लिविंग है, उसके बाद प्रोडक्टिव लिविंग है, और फिर एक बैलेंस, कंफर्टेबल और फिर प्रोडक्टिव लिविंग। ये मैंने आपसे ही सीखा है ना सर। कंफर्टेबल लिविंग में भी हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई क्रेविंग हो रही, कोई मेरे साथ परेशानी नहीं हो रही अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी नींद में सो रहा हूँ, अपने टाइम पे खा रहा हूँ, मेरे सारे सोशल फैक्टर और सारे साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल सारी चीज़ें मेरी ठीक हैं। बैलेंस लिविंग में भी हूँ मैं, मुतवाज़िन ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अब जब मेरी प्रोडक्टिव लिविंग की बारी है, जब मुझे अपनी ज़िंदगी को एक प्रोडक्टिव साइड की तरफ लेके जाना है, मुझे जॉब करनी है, मुझे जो है वो अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, तो उसमें आप रुकावट बन रहे हो, आप मुझे रोक रहे हो। जितने भी पेशेंट जो अब नहीं आते इस क्लिनिक में फॉलोअप के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझसे कनेक्टेड हैं। तो आप जो कहते हो कि जो भी मरीज़ यहाँ से इलाज करवा के गया आप उससे रब्ता नहीं रखें, और अगर आपको उससे मिलना है तो आप उससे यहीं आके मिलें, तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आपने उसके सारे दोस्त तो छुड़वा दिए हैं, जो उसके पुराने दोस्त थे, स्कूल के दोस्त थे। आप यकीन करो यार, मेरे स्कूल के दोस्त मेरे घर पर मिलने आए, मेरे बैंकिंग के दोस्त मेरे घर पे मिलने आए, मेरी वालदा ने उनको जो है ना वो टकासा जवाब दे दिया। मेरी वालदा ने उनको कहा कि नहीं भाई उसका तो इलाज हो गया, वो आपसे नहीं मिल सकता। तो वो हैरान परेशान हो, कह रहे भाई कौन सा इलाज हुआ है? उन्होंने कहा भाई ये नशे का इलाज हुआ है इसका, और अभी मिल नहीं सकता आपसे। उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं मिल सकता? कह रहे नहीं इसको अलाउ नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है आंटी, अब नहीं मिलते भाई, वो चले गए। अब जो मेरे रिहैब के दोस्त हैं उनको ये कहते हैं कि भाई आप इनसे भी नहीं मिलो और आप इनसे भी राब्ते में नहीं रहो। अच्छा मिलेंगे तो क्या होगा?
तो मिलेंगे तो धमाका होगा। धमाका क्या है इनकी नज़र में? धमाका है रिलैप्स। मैं अगर अपने किसी पेशेंट से मिलता हूँ जो मेरे साथ का साथी था रिहेबिलिटेशन सेंटर में, हालांकि उसका भी इलाज हो गया है, तो मैं अगर उससे मिलूंगा बाहर कहीं तो धमाका हो जाएगा। क्या धमाका होगा? मैं उसके साथ बैठ के नशे कर लूँगा। सही है? तो वो भी पागल है, उसका भी दिमाग ख़राब होगा कि वो दोबारा आग में जाएगा। मैं भी चूतिया हूँ, मेरा भी दिमाग ख़राब है कि मैं भी दोबारा इस आग में जाऊँगा। तो बाहर उन दोस्तों से भी मिलने पे पाबंदी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे दोस्त रिहेबिलिटेशन सेंटर के कनेक्टेड है। ठीक है, आपने एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करनी थी हमारे लिए, हॉक्स पे आप हमें लेके जा रहे थे। तकरीबन 3 महीने पहले आपने मुझे कहा था, मुझे हरी झंडी दिखाई थी, मुझे पे आप एहसान कर रहे थे कि मैं आप हॉक्स पे लेके जाएंगे आपको सबको घुमाने। और जो टोटल एब्सटिनेंस में है ना सारे मरीज़, मैं उनको अपने साथ लेके जाऊंगा जो सिगरेट भी नहीं पी रहे। तो सर मैं आपको आपके नॉलेज में मैं आपके लाता चलूँ कि जितने भी आपने मरीज़ों का इलाज किया है ना, उसमें से सारे के सारे सिगरेट पी रहे हैं। ठीक है सर, आप उनके नाम लेते रहें, सब सिगरेट पी रहे हैं। और आपके क्लिनिक में अब आता कोई भी नहीं है। अपनी फैमिलीज़ को उन्होंने समझाया, सिखाया उनको सब चीज़ें कि भाई अब हम ठीक हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उनके फैमिली वालों ने उनको जो है वो सपोर्ट किया है, और वो आपके झांसे से आपका जो ये काला धंधा है, चूरन जो आपका है, उससे निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी अपनी ज़िंदगियों में सब जो है वो मगन है। कुछ लोग आते भी होंगे आपके पास, मिलते भी होंगे आपसे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब आपके पास नहीं आऊँगा। आपको आपका क्लिनिक मुबारक। आप 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार रुपये लोगों से चार्ज करते रहें, उनका आप इलाज करते रहें, लोगों की ज़िंदगी आप संवारते रहें। जिस तरह आपने मेरी ज़िंदगी संवारी है, इस तरह आप बराए मेहरबानी और दूसरे लोगों की ज़िंदगी मत संवारिएगा। नायडा की जो पॉलिसीज़ हैं, गाइडलाइंस हैं, उनके ऊपर आप अमल करने की कोशिश करिएगा। मैं अगर किसी चीज़ में गलत कह रहा हूँ, मैं गलत बयान अगर कर रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको ये कह रहा हूँ वीडियो पे कि आप मुझे गलत साबित कर दो, गलत ठहरा दो मुझे। आपके अलावा जितने भी लोग हैं पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में, क्योंकि मैं यूट्यूब पे डालूँगा अपने चैनल पे ये वीडियो, फेसबुक पे भी डालूँगा। अगर मैं गलत हूँ आप मुझे डिनाई कर दो। सही है? अब मैं आपके पास नहीं आऊँगा फॉलोअप के ऊपर। ठीक है सर? आप अगर किसी खुशफहमी में कि किसी तरह आप झांसा दे के मेरे घर वालों को दोबारा मुझे उठा लेंगे, तो अगर वो आपकी बातों में आ जाते हैं तो आप मेरे घर से मुझे दोबारा उठा सकते हैं। सही है सर? आप मुझे उठाएं, मेरा ट्रीटमेंट करें, क्योंकि मेरे घर वाले अगर ऐसा करेंगे तो मैं हाजिर हूँ। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास नहीं आऊँगा फॉलोअप के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जॉब भी शुरू करूँगा, अपने दोस्तों से भी मिलूँगा, मेरे रिहैब के जो साथी हैं मैं उनसे भी मिलूँगा, उनको अपने घर पर भी मिलाऊँगा, अपनी वालदा से भी इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। ठीक है सर? और मैं उनको भी एतमाद में लूँगा। जो ज़्यादतियाँ नाइंसाफ़ियाँ अगर किसी के साथ हुई हैं, मैं वो भी शेयर करूँगा उनके साथ। जो मेरे साथ के पेशेंट थे, वो लास्ट अपने आप स्टेक होल्डर सेशन में आप कह रहे थे कि हम जो है मरीज़ को हाथ भी नहीं लगाते, हम बड़े प्यार से बात करते हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हमारा बड़ा ट्रेंड स्टाफ है। तो मैंने उस वक्त आपकी करेक्शन कर दी थी कि भाई तीसरी दफ़ा जब मैं एडमिट हुआ था, आपके माशाल्लाह इरशाद साहब सुपरवाइज़ कर रहे थे, और जैद जो होता था आपका एक स्टाफ जिसमें बहुत हवा भरी हुई थी, जो अपने आप को बड़ा किंग कॉन्ग समझता था वहाँ का रिहेबिलिटेशन सेंटर का आपके, उसने और आपके अर्शी साहब ने मेरी पिटाई करी थी, मुझे मारा था। ठीक है सर? मैंने आपको उस वक्त भी कह दिया था, तो आपने मुझसे माजरत करी थी सबके सामने। इन दोनों की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। ठीक है? शाद साहब जो सुपरवाइज़ कर रहे थे, बड़े अच्छे बंदे हैं वो, अर्शी साहब, ये दोनों वहाँ मौजूद थे उस वक्त। तो आपको चाहिए था कि आप उनको बुलाते उस वक्त वहाँ सेशन में सबके सामने, टाल मटोल से काम नहीं लेते और उनसे मुझे माफ़ी मंगवाते। सही है? आपने ऐसा नहीं करा। तो अब टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, तो मैं अभी घर जाके नाश्ता करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। सब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। फाइनल नोट पे बस मुझे ये बात करनी है आपसे, आपका और मेरा जो साथ था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। जुमरात के दिन मैं फॉलोअप पे नहीं आऊँगा। और आप अगर मेरे घर वालों को रब्ता करना चाहते हैं, मेरे भाई से आप जो चूरन देते हैं, मंजन देते हैं, वो आप उन्हें दें। और मैं बिल्कुल ये उम्मीद करता हूँ अपने बड़े भाई से कि वो मेरी इस बात को समझेंगे, वो आपकी बातों में नहीं आएंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, याशर साहब, नदीम साहब, आपकी जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, आपकी सारी टीम है। एक दफ़ा फिर मैं आपसे माजरत करता हूँ, कोई बात अगर मेरी आपको बुरी लगी हो उसके लिए सॉरी। मेरे तमाम जितने भी देखने वाले लोग हैं, अब मैं उनसे मुखातिब हूँ कि भाई अगर आपके घर का कोई प्यारा किसी नशे के मर्ज में मुब्तला हो गया है, कोई बीमारी उसको जहनी लग गई है, तो आप पहले उसको एतमाद में लें। वो आपका प्यारा है, आपका भाई है, आपका बेटा है, आप उसको एतमाद में लें, उससे पहले बात करें, उसको सारी चीज़ें बताएं, आज पे उसको राज़ी करें, फिर उसको जो है वो दाखिल कराएं। कहीं भी यहाँ कराते हैं यहाँ करवाएं, किसी और रिहेबिलिटेशन सेंटर में करवाना चाहते हैं वहाँ करवाएं, उससे कोई रहनुमाई लेना चाहे मैं हाजिर हूँ। और क्राइसिस करवाने से यार इस्तेनाब करवाएं, क्योंकि उसकी जो जहनी सेहत के ऊपर ये एक हमला होता है ना क्राइसिस का, जो 2 दफ़ा मेरे साथ हो चुका है, 4 दफ़ा मैं इनके एडमिट में रह चुका हूँ, इनके रिहेबिलिटेशन में। 110 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन। तो इंशाल्लाह उससे अब मेरी आज़ादी हो जाएगी। पार्क से मैं जा रहा था, लेकिन मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक भूल गया हूँ और टोपी भूल गया हूँ, तो वो मैं लेने आया हूँ। ठीक है सर? जो बीमार बंदा होता है ना, उसकी ये चीज़ें याद नहीं रहती, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है। तो यही सबूत मिल गया आपको
कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा दिमाग ठीक काम कर रहा है। ये देखें, ये मिरिंडा की बोतल और ये मेरी टोपी, ये मैं भूल गया था तो मेरे दिमाग ने मुझे कहा जो सही काम कर रहा है कि चीज़ें तुम भूल गए हो, ये उठा लो जाके। आखिर में पाकिस्तान की जो मेडिकल तंजीमें काम कर रही हैं, जो इन सारे इदारों को रजिस्टर करती हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर को, पाकिस्तान मेडिकल इंस्टीट्यूशन है कोई, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है कोई, पाकिस्तान के कोई भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं मेडिकल के हवाले से, जो इन ऑर्गेनाइजेशंस को रजिस्टर करती हैं, उनसे मैं मुखातिब हूँ कि काइंडली इस इदारे को चेक करें। नायडा की गाइडलाइंस को जो फॉलो करने का दावा है इनका, उसको चेक करें। जो बातें मैंने कही हैं उस पर सही से अमल दरामद करवाएं। रिहेबिलिटेशन सेंटर इन्होंने एक्सपेंड किया अभी, बेड की स्पेस कितनी होनी चाहिए उसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से, कि स्टेशन जो होती है रिहेबिलिटेशन सेंटर की या किसी भी हॉस्पिटल की, कि उसमें कितने बेड होने चाहिए। काइंडली इस इदारे को चेक करें, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं है। तो नंबर 1 जो इनका दावा है होने का, ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर 1 हो। और एक बात जो मैं बताना भूल गया वो ये थी, जो मैं पहले बता रहा था, जो डिसकंटिन्यू हुई थी, वो ये है कि इन्होंने कहा था मेरे भाई को कि अगर आपने अब सिगरेट पी दोबारा तो आपको ये ऐसी जगह दाखिल करवा देंगे जहाँ आप दाखिल नहीं होना चाहते, मतलब अस्तगफिरुल्लाह, ईदी सेंटर, दूसरी ऐसी गंदी जगह है, वहाँ दाखिल करना पड़ेगा। तो मैं आपके इल्म में ला दूँ सर नदीम साहब, ऐसा कुछ नहीं है सर। काफ़ी अच्छे इदारे जो हैं, आपका ही एक पेशेंट था फहद दीवानी, आपको याद हो या नहीं हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उसके अब 3 रिहेबिलिटेशन सेंटर कराची के अंदर काम कर रहे हैं। मेरे घर से बहुत करीब है अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल जो है उसकी गली में, एडिक्शन रिकवरी सेंटर के नाम से। एक उनका रिहेबिलिटेशन सेंटर प्रॉमिस रिहेबिलिटेशन सेंटर के नाम से काम कर रहा है। ये आपका अल्लाह भला करे लकी मॉल जो बना हुआ है मशहूर, उसके बराबर में सेंट्रम मॉल है। सेंट्रम मॉल की गली में आप जाएंगे तो वहाँ वो एक सेंटर काम कर रहा है। एक हिकमत रिकवरी सेंटर है, वो काम कर रहा है। तो मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ ये बात कि ज़रूरी नहीं है कि वो ईदी सेंटर में जाए, सही है। आप मेरे भाई को चूरन नहीं दो, इसको किसी गंदी जगह पे जो है वो जाना पड़ेगा। मेरा भाई जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे प्यार करता है, मेरा ख्याल रखता है, ठीक है सर। तो माजरत मैं पहले ही कर चुका हूँ आपसे, कोई बात मेरी अगर आपको बुरी लगी हो। सारे जितने भी पाकिस्तान के यूट्यूबर्स जो हैं कराची के, खास तौर पे जुनैद अकरम भाई, हसन बेग भाई, नबील सिद्दीकी जो हैं मशहूर सोशल एक्टिविस्ट हैं कराची के, उनसे वो भी इस तरह के लोग काम कर रहे हैं सोशल अवेयरनेस के हवाले से। तो काइंडली मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ड्रग एडिक्शन के हवाले से जो इदारा काम कर रहा है विलिंग बेस, इसके ऊपर आप पॉडकास्ट करें। ड्रग एडिक्शन की ट्रीटमेंट के हवाले से जो मैंने बातें कही हैं, इसको आप अवेयरनेस फैलाएं लोगों में। जुनैद अकरम भाई ख़ास तौर पे, हसन बेग और नबील सिद्दीकी, ये 3 नाम मुझे भी याद आ रहे हैं। तो ये तीनों माशाल्लाह बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं। इस तरह की वीडियोस पे, इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर ये लोग बात करते हैं, काम करते हैं। उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली इस इशू के ऊपर जो है वो हाईलाइट करें चीज़ों को। तमाम पेरेंट्स को मैं कहूँगा, जितने भी वालिदैन हैं, अपने बच्चों पे नज़र रखें। ये बच्चा आपका ज़हनी बीमारी में अगर है, उसको पहले एतमाद में लें, फिर उसको कहीं दाखिल करवाएं। यहीं पे मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ इंशाअल्लाह। अल्लाह ने के बान, अल्लाह हाफ़िज़।